हेलो एवरीवन, सीएमए इंटर के रिविजन्स में आज हमारा नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेशन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। इस सेशन से लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन आप एग्जाम में देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स, थ्योरी, प्रैक्टिकल सब मिला के हो सकता है 15 का भी आ जाए एंड अ वेरी 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 इजी सेशन। आज मैं 3 चैप्टर्स या 3 टॉपिक्स आपके साथ रिवाइज करूंगा। बोनस एंड राइट इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बाईबैक। ये तीनों टॉपिक क्योंकि कंपनीज एक्ट से बहुत ज्यादा प्रेरित है और पूरे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के बेसिस पर ही यहां पर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए इन तीनों टॉपिक को एक साथ रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि एक बार में ये सारा का सारा टॉपिक्स हम रिवाइज कर ले। एक टॉपिक रिवाइज करेंगे, उसके क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर दूसरे टॉपिक में जाएंगे, उसके क्वेश्चन बनाएंगे, फिर तीसरे टॉपिक में जाएंगे, उसके क्वेश्चन बनाएंगे। डन। चलिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है बोनस एंड राइट इशू। फटाफट रिवाइज करते हैं। पहले सबसे पहले बोनस इशू, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होता है? अगर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे फ्री में शेयर्स इशू करे आउट ऑफ इट्स रिजर्व, ये फ्री में इशू किए गए शेयर्स आउट ऑफ रिजर्व्स आर नोन एज बोनस इशू और बोनस शेयर्स। कंपनी बोनस शेयर्स देती है अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू देम। अगर कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमा कर रखा है बट उसको बांटने के लिए कंपनी के पास कैश नहीं है, डिविडेंड के रूप में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, तो बोनस एक ऑल्टरनेटिव तरीका है जिससे कंपनी अपना प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है बाय कैपिटलाइजिंग द प्रॉफिट बाय इशूइंग बोनस शेयर्स और फ्री शेयर्स। तो ये शेयर्स कंपनी इशू करेगी विदाउट कंसिडरेशन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कुछ छोटे छोटे पॉइंट, बोनस शेयर्स को हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। बोनस शेयर से कोई न्यू फंड्स कंपनी के पास नहीं आता क्योंकि कंपनी ये शेयर्स फ्री में इशू कर रही है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड तो बढ़ेंगे बट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर रिमेन्स अनचेंज, यानी जिनके पास पहले जितने शेयर थे अभी भी उतना ही रेशियो में रहेगा शेयर्स। द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर होल्डिंग विल रिमेन सेम, देयर विल बी नो चेंज इन शेयर होल्डिंग परसेंटेज बिकॉज ऑफ बोनस इशू, बिकॉज ये बोनस शेयर आप सारे ही शेयर होल्डर को एक ही प्रोपोर्शन में देते हो। तो द बोनस इशू के आने के कारण शेयर होल्डिंग परसेंटेज नेवर चेंजेस, ओनली नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस इन द हैंड्स ऑफ एवरी शेयर होल्डर। कंपनी जब भी बोनस इशू करेगी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगा बट कंपनी का जो नेट वर्थ है, जो शेयर होल्डर्स फंड है, जो नेट एसेट्स है, दैट विल रिमेन सेम। क्योंकि एक साइड रिजर्व्स कम होगा, दूसरा साइड शेयर कैपिटल बढ़ेगा। रिजर्व्स कम होगा, शेयर कैपिटल बढ़ेगा, तो जो कंपनी का टोटल शेयर होल्डर फंड है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ये हो गया बोनस इशू का बेसिक नॉलेज। अब बोनस इशू में होने क्या वाला है? दो पार्टी, एक कंपनी और दूसरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स इशू करेगा, क्योंकि फ्री में शेयर इशू हो रहा है तो नो कंसिडरेशन विल बी कमिंग फ्रॉम दी शेयर होल्डर। कंपनी के हाथ में क्या होगा? रिजर्व्स कम होगा, शेयर कैपिटल बढ़ेगा। रिजर्व्स कम, शेयर कैपिटल बढ़ेगा। शेयर होल्डर के हाथ में फ्री में नए शेयर्स उसके पास आएंगे, क्योंकि शेयर्स फ्री में आ रहे हैं तो शेयर होल्डर एज सच कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करता, बस उसका जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने के कारण कॉस्ट पर शेयर या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाता है। बोनस शेयर जब भी आपको दिया हुआ रहेगा वो एक रेशियो के रूप में दिया हुआ आएगा, 1:2 बोनस, 2:3 बोनस, 1:5 बोनस। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? मान लो बोला 1:2 बोनस। 1:2 बोनस मतलब 1 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। हर 2 शेयर के लिए आपको 1 बोनस शेयर दिया जाएगा। तो अगर किसी शेयर होल्डर के पास 500 शेयर्स है तो उसको 250 शेयर मिलेंगे। अगर कंपनी में टोटल 1 लाख शेयर्स है तो कंपनी को 50,000 बोनस शेयर इशू करना होगा। मान लो कंपनी ने बोला हम 2:5 बोनस देंगे, मतलब 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। तो अगर कंपनी में 50,000 एग्जिस्टिंग शेयर्स है तो 50,000 के ऊपर इंटू 2/5 20,000 शेयर का कंपनी बोनस इशू करेगी। ये होता है बोनस का रेशियो जो आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा। जब भी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करेगी कंपनी को सेक्शन 63 का प्रोविजंस फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 63 में बोनस इशू से रिलेटेड सारे प्रोविजन दिए गए हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे व्हाइल इशूइंग द बोनस शेयर। सेक्शन 63 बात करता है इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। अगर कंपनी बोनस शेयर इशू कर रहा है जो फुल्ली पेड है, जिसके लिए हम ना आज कोई रुपया लेंगे ना फ्यूचर में कोई रुपया लेंगे, तो उसका सारा का सारा अकाउंटिंग सेक्शन 63, सारा का सारा प्रोविजन सेक्शन 63 में दिया गया है।
सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, कंपनी ये बोनस शेयर कहां कहां से इश्यू कर सकती है। कंपनी बोनस शेयर्स के लिए कौन कौन सा रिजर्व यूज कर सकती है। सबसे पहले कंपनी यूज करेगी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सीआरआर। सीआरआर जो हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते टाइम, बाईबैक करते टाइम बनाते हैं, वो सीआरआर जो हम बनाते हैं वो बोनस शेयर इश्यू करने के लिए यूज किया जा सकता है। नंबर 2, कैपिटल रिजर्व। सेबी के अनुसार कैपिटल रिजर्व या कोई भी रिजर्व आप यूज कर सकते हो, बस वो जेन्युइन प्रॉफिट से बना हुआ रिजर्व होना चाहिए, वो कैश प्रॉफिट से बना हुआ रिजर्व होना चाहिए। तीसरा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेक्शन 52 में सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूसेज में बोला गया कि कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम के बैलेंस को बोनस शेयर इश्यू करने में यूज कर सकती है। एंड चौथा, जब ये सब कम पड़ जाए तो आप फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो, जिसमें जनरल रिजर्व, पीएल वगैरह यूज किए जा सकते हैं। आप कोई भी रिजर्व यूज कर रहे हो, ठीक है, कैश प्रॉफिट से बना, जेन्युइन प्रॉफिट से बना हुआ, बट रीवैल्यूएशन रिजर्व आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रीवैल्यूएशन रिजर्व एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होने के कारण आप रीवैल्यूएशन रिजर्व को कभी भी बोनस इश्यू में यूज नहीं करोगे। हम जब क्वेश्चंस बनाएंगे, हम सबसे पहले यूज करेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व एंड पीएल। अगर कम पड़ने लग गया तो हम आगे के रिजर्व में आएंगे, नहीं तो हम सीआरआर वगैरह यूज करके बोनस शेयर इश्यू करेंगे। बोनस शेयर आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड है। अगर आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स पार्टली पेड है तो पहले आपको फाइनल कॉल करके उनको फुल्ली पेड करना होगा, तभी आप बोनस शेयर इश्यू कर सकते हो। पार्टली पेड शेयर्स पे बोनस देना अलाउड नहीं है। सीएमए एग्जाम्स में क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ सकता है बताओ सेक्शन 63 में क्या क्या कंडीशन है बोनस इश्यू की। तो ये दो कंडीशन पहले आप मेन लिखोगे, एक फुल्ली पेड शेयर वाली, एक सोर्सेज ऑफ बोनस इश्यू वाली। उसके बाद बाकी प्रोविजंस आपने लॉ में भी पढ़ा होगा, जैसे आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना होगा, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट और डिबेंचर्स इशूड बाय द कंपनी। ये कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस है जो बोनस इश्यू करते समय आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अगर कभी क्वेश्चन आए कंडीशंस ऑफ बोनस इश्यू बताइए, तो आप ये 6-7 पॉइंट्स लिखेंगे एग्जाम में। बोनस इश्यू से रिलेटेड सेबी रेगुलेशन में एक और बात कही गई। सेबी रेगुलेशन में कहा गया कि अगर कंपनी के यहां कोई एग्जिस्टिंग कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है, यानी कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स है जो फ्यूचर में जाके कंपलसरीली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, कंपनी जब भी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स ऑफर करेगी, कंपनी को इन लोगों के लिए भी उसी रेशियो में बोनस शेयर को रिजर्व करके रखना पड़ेगा। मान लो कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर को 1:2 बोनस दिया, और जब बोनस दिया तब कंपनी के यहां कंपलसरी कन्वर्टिबल डिवेंचर्स भी है, उन कंपलसरी कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के लिए भी हमको 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर्स क्या करना पड़ेगा, रिजर्व करके रखना पड़ेगा, जो फ्यूचर में उनको इश्यू किया जाएगा। जब वो क्या करेंगे, जब वो कन्वर्ट करेंगे इनटू इक्विटी शेयर। आज तो वो डिवेंचर है, आज उनको कोई शेयर इश्यू नहीं करना, जिस दिन आप उसको डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करो, उस दिन जितना शेयर दोगे उसके हिसाब से आपको 1:2 बोनस भी देना पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का रिजर्व और ऑथराइज शेयर कैपिटल लिमिट में है, ताकि फ्यूचर में ये सब किया जा सके। तो अगर कोई कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट है, फ्यूचर में उसको भी आपको बोनस शेयर देना पड़ेगा इन दी सेम रेशियो, जिस रेशियो में आज आप इक्विटी शेयर को बोनस दे रहे हो। ये सब जो छोटी छोटी चीजें ये आपको याद रखनी है, बिकॉज थ्योरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है आपसे पूछा जा सके। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए मेरे लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी सबसे काम का है, एक सोर्सेज ऑफ बोनस इश्यू और दूसरा बोनस इश्यू सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स पे किया जा सकता है, पार्टली पेड शेयर्स पे नहीं किया जा सकता। अब बोनस इश्यू से रिलेटेड जर्नल एंट्री, अगर आपका एग्जिस्टिंग शेयर्स पार्टली पेड है तो पहले उसको फुल्ली पेड कीजिए फाइनल कॉल करके। फाइनल कॉल की एंट्री हम जानते हैं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। फिर आप जब बोनस का अनाउंसमेंट होगा तो रिजर्व्स को सेट असाइड करेंगे, सीआरआर अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जीआर अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, यही सीक्वेंस यूज करना। टू बोनस टू शेयर होल्डर को बोनस देना है तो मैंने ये रिजर्व्स को सेट असाइड कर लिया। फिर उसके बाद जब आप शेयर इश्यू करोगे तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जब आप शेयर इश्यू करेंगे तो बोनस टू शेयर होल्डर खत्म हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अगर इन दोनों एंट्री को कंबाइन करो तो एंट्री आपको दिखेगा रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आपने रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। बट हमेशा हम लोग एंट्री दो पार्ट में करेंगे, जिस दिन अनाउंसमेंट होगा उस दिन रिजर्व सेट असाइड करेंगे, जिस दिन अलॉटमेंट होगा उस दिन शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे। डन। अगर आप कोई भी बोनस का क्वेश्चन कर रहे हो और वहां पे ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेना बोनस शेयर इश्यू करने के बाद
कहीं आपका इश्यूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल को एक्सीड ना कर जाए। अगर आपका इश्यूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल को एक्सीड कर रहा है तो आपको एक नोट देना पड़ेगा फॉर इंक्रीजिंग द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मान लो कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आज के दिन है 30,000 शेयर, इश्यूड शेयर कैपिटल है 25,000 शेयर। कंपनी ने बोला हम लोग 1:2 बोनस देंगे, 1:2, 25,000 शेयर पे 1:2 मतलब 12,500 का बोनस। बोनस शेयर इश्यू होने के बाद 25,000 प्लस 12,500 37,500 शेयर्स हो जाएंगे, जबकि ऑथराइज्ड कैपिटल सिर्फ 30,000 शेयर है। तो आपको ऑथराइज्ड कैपिटल को 7,500 शेयर से कम बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं बढ़ाओगे तो फिर आप बोनस शेयर इश्यू नहीं कर सकते। ऑथराइज्ड शेयर से कभी भी ज्यादा शेयर इश्यू करना अलाउड नहीं होता। तो ताकि आप शेयर्स इश्यू कर पाओ, आपको अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल की लिमिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये हो गया सबसे पहले बोनस शेयर। जर्नल एंट्री बड़ा ही सिंपल, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिर्फ याद रखना है सीक्वेंस किस सीक्वेंस में आपको रिजर्व यूज करना है। इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट छोटू सा और है, बोनस कॉल का कॉन्सेप्ट। बोनस कॉल का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बोनस कॉल का कॉन्सेप्ट बोलता है कि कंपनी चाहे तो शेयर होल्डर को बोनस एक और तरीके से दे सकती है। कैसे? मान लो हमारे शेयर होल्डर का जो शेयर्स है ना, वो पार्टली पेड है, पार्टली कॉल्ड है। 10 रुपया का शेयर है, अभी तक हमने 8 रुपया कॉल किया और शेयर होल्डर ने 8 रुपया पेमेंट किया है, 2 रुपया अभी भी मंगवाना बाकी है। कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर को इंसेंटिव देने के लिए ये जो 2 रुपया शेयर होल्डर से मंगवाना बाकी है, इसको खुद से पेड अप कर सकती है बाय यूजिंग इट्स रिजर्व। जब कंपनी अपने पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड बनाती है बाय यूजिंग रिजर्व्स विदाउट टेकिंग पेमेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर, दिस इज नोन एज बोनस कॉल। बोनस कॉल के केस में हो वही चीज रहा है, कंपनी बोनस दे रही है, कंपनी शेयर्स को फुल्ली पेड कर रही है बिना पैसा लिए। बट ये बोनस कॉल करते समय ध्यान रखिएगा, सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम आप कभी मत यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लॉ पढ़ोगे तो सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखा हुआ है दे कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स के लिए सीआरआर सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना अलाउड है, बट बोनस कॉल के लिए सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम आर नॉट अवेलेबल। इसीलिए जब हम लोग बोनस कॉल का अकाउंटिंग करेंगे, हम लोग सिर्फ 3 रिजर्व यूज करेंगे। कैपिटल रिजर्व अगर वो कैश में रियलाइज्ड है, जनरल रिजर्व एंड पीएल। कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएल। सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम कभी भी यूज नहीं करेंगे। हम लोग जब अकाउंटिंग करेंगे, सबसे पहले जब बोनस का अनाउंसमेंट होगा, हम लोग रिजर्व सेट असाइड करेंगे। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल। हमने रिजर्व सेट असाइड कर लिया, बोनस कॉल क्रेडिट कर लिया। फिर हम फाइनल कॉल की एंट्री पास करेंगे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बट अब पैसा नहीं आएगा, अब हमको बोनस से फाइनल कॉल को फुल्ली पेड करना है, तो बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंड बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। बोनस कॉल यूज करके हम लोग फाइनल कॉल को शेयर को फुल्ली पेड करेंगे, शेयर होल्डर से हम कोई रुपया नहीं मंगवाएंगे। तो हमने टोटल 3 एंट्री पास की, पहले रिजर्व सेट असाइड किया, फिर फाइनल कॉल मेड किया, फिर उसके बाद फाइनल कॉल का पैसा रिसीव नहीं करके बोनस से ही हमने फाइनल कॉल को फुल्ली पेड कर दिया। बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये हमारे बोनस इश्यू चैप्टर का पहला पार्ट, बोनस शेयर्स एंड बोनस कॉल। अब इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है राइट इश्यू, राइट शेयर्स। राइट शेयर्स क्या होता है? अगर कंपनी कभी भी अपने इनिशियल ऑफर के बाद फर्दर शेयर इश्यू करना चाहती है, फर्दर पब्लिक ऑफर लाना चाहती है, फॉलो ऑन ऑफर लाना चाहती है, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर करते समय कंपनी को सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देना होगा कि वो चाहे तो वो शेयर्स खरीद सकते हैं पहले। वो इसलिए दिया जाता है राइट, ताकि उनका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग परसेंटेज डाइल्यूट ना हो। अगर मान लो मैं एक कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैंने कंपनी पे 60% शेयर्स होल्ड कर रखा है, अब कंपनी नया शेयर इश्यू कर रही है, नया शेयर कंपनी इश्यू करेगी तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा, मेरा शेयर होल्डिंग परसेंटेज कम होगा। इसीलिए कंपनी पहले मेरे को पूछेगी कि आप चाहते हो तो आप पहले खरीद लो, अगर आप खरीदना चाहते हो आप खरीद लो, ताकि आपका शेयर होल्डिंग परसेंटेज मेंटेन रहे। आप नहीं खरीदोगे तो फिर मेरे को बाहर वाले को इश्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस चलाना है, पैसे चाहिए। पैसे नहीं लाएंगे ऐसा मतलब नहीं है, बट हम आपको पहला राइट दे रहे हैं, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। क्योंकि आप हमारे शेयर होल्डर हैं, हम जब आपको ये राइट देंगे थोड़ा सा कंसेशनल प्राइस पे देंगे, थोड़ा सा कंसेशन हम आपको देते हैं ताकि आप ये खरीदने के लिए राजी हो जाओ और फटाफट खरीद लो, हमको दर दर ना भटकना पड़े शेयर इश्यू करने के लिए। आप खरीदना चाहो तो आप खरीद लो, आप नहीं खरीदना चाहते हो तो आप इस राइट को रिनाउंस कर सकते हो किसी थर्ड पार्टी को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, किसी थर्ड पार्टी को आप चाहो तो ये राइट ट्रांसफर कर दो, सेल कर दो, और वो हमसे आके शेयर्स खरीद सकता है आपके नाम पर। तो आप चाहो तो आप खरीद लो, आपको नहीं खरीदना तो आप रिनाउंस कर दो, आप वो भी नहीं करोगे फिर हम बाहर वालों को इश्यू करेंगे।
अब जब भी आप रिनाउंस करते हो ना, रिनाउंस, ये रिनाउंसमेंट ना एक राइट है, राइट, आपको सस्ते में शेयर मिलने वाला है, जो राइट दूसरे लोगों के पास नहीं होगा। अगर मान लो मेरा भाई कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, मैं शेयर होल्डर हूं, तो मेरे को राइट मिला, उसको तो राइट नहीं मिला, बट वो चाहता है कंपनी का शेयर खरीदना सस्ता भाव में, तो मैं इसको ये राइट दे सकता हूं और वो खरीद सकता है, क्योंकि ये राइट आपके पास एक हक है, शेयर सस्ते दाम पे खरीदेगा, तो ये राइट एक एसेट है। आप जब इस राइट को रिनाउंस करोगे, फ्री में रिनाउंस नहीं करोगे, आप सामने वाले से कंसीडरेशन लोगे, जो कंसीडरेशन आप लोगे इन शेयर, इस राइट को रिनाउंस करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। राइट इशू के इस पोर्शन पे हम लोगों को अकाउंटिंग नहीं सीखना है, क्योंकि राइट इशू का अकाउंटिंग नॉर्मल शेयर इशू की अकाउंटिंग की तरह होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जैसे आप नॉर्मल शेयर इशू करते हो फॉर कैश, वैसे ही राइट शेयर इशू का भी अकाउंटिंग होता है। इस पोर्शन में हम लोगों को कैलकुलेट करना सीखना है ये वैल्यू ऑफ राइट। अगर मैं राइट रिनाउंस करना चाहता हूं, तो सामने वाले से मेरे को कितना कंसीडरेशन लेना चाहिए। वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला दिया गया, कम राइट प्राइस माइनस थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस माइनस थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस आपको क्वेश्चन में देगा, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आप कैलकुलेट कर लो, और कम राइट प्राइस माइनस थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ राइट। Theoretical X right price का फॉर्मूला दिया गया है। Theoretical X right price is nothing but weighted average price of shares. Weighted average price of shares of the company including the right shares. Including the right share. राइट से पहले कंपनी का कितना शेयर्स था इनटू उनका प्राइस क्या चल रहा था, तो नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इनटू कम राइट प्राइस, मतलब राइट से पहले जो प्राइस चल रहा था, प्लस राइट शेयर्स इनटू राइट ऑफर प्राइस, कंपनी जो राइट शेयर दे रही है वो कितना शेयर दे रही है, कितने दाम पर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आप ये वेटेड एवरेज करके प्राइस कैलकुलेट करते हो, इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। राइट से पहले कितना शेयर था इनटू देयर प्राइस, प्लस राइट शेयर्स इनटू द राइट ऑफर प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये आप थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकाल लो, कम राइट प्राइस से थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस माइनस करो, आपका वैल्यू ऑफ राइट निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ राइट निकल जाएगा। ये वैल्यू ऑफ राइट आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 1 मार्क, 2 मार्क या 5 मार्क के क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है। ज्यादा चांस 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन में देगा, कभी कभी 5 मार्क दे दे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हम लोग ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे। राइट की अकाउंटिंग अलग से नहीं सीखनी होती, क्योंकि ये नॉर्मल शेयर इशू की अकाउंटिंग की तरह होता है। जैसे आपने कैश कंसिडरेशन में शेयर इशू का अकाउंटिंग किया था, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, बैंक टू अलॉटमेंट, सेम अकाउंटिंग राइट इशू का भी होता है, क्योंकि राइट इशू इज नथिंग बट इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन। जस्ट थोड़ा सस्ते दाम पे इशू हो रहा है, बट वो तो कैश कंसिडरेशन के लिए रहा है, तो उसका अकाउंटिंग वैसे ही होगा जैसे आपने नॉर्मली सीखा है। तो ये मेरा सबसे पहला टॉपिक, बोनस एंड राइट इशू। पूरे चैप्टर से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थ्योरी क्वेश्चन के नाम पर बोनस इशू क्या होता है, कंडीशंस ऑफ बोनस इशू क्या है, ये पूछा जा सकता है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बोनस इशू का जर्नल एंट्री करना, राइट का वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करना, ये सब एकदम सिंपल, एकदम इजी। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं बोनस इशू से रिलेटेड। सेट 1, एमटीपी सेट 1। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने आया, एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following reserves cannot be used for the purpose of issuing bonus share? बोनस शेयर के लिए कौन सा रिजर्व यूज नहीं हो सकता? रीवैल्यूएशन रिजर्व, यस सर, ये तो यूज नहीं हो सकता, तो पहला वाला ही सही हो गया, रीवैल्यूएशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एक फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व है तो ये यूज किया जा सकता है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ये भी यूज हो सकता है, जनरल रिजर्व भी यूज हो सकता है, ये तीनों यूज हो सकते हैं, खाली कौन सा यूज नहीं हो सकता? रीवैल्यूएशन रिजर्व। एक्सप्रेस सेक्शन 63 में मना किया गया है रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज करना। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A, a company is planning to raise fund by making right issue of equity share to finance its expenses। कंपनी राइट इशू करना चाहती है। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 25 लाख रुपया, फेस वैल्यू 10 रुपया। 25 लाख का कैपिटल है, 10 रुपया का फेस वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इज 2,50,000। 2,50,000 शेयर्स। मार्केट वैल्यू इज 38, एक एक शेयर का मार्केट प्राइस 38। कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर होल्डर राइट टू बाई 3 शेयर्स एट ₹12 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। 3 फॉर एवरी 4, 3:4। तो राइट ऑफर हो रहा है, राइट ऑफर 2.5 लाख शेयर इंटू 3/4, 2.5 लाख शेयर इंटू 3/4, 1,87,500 शेयर्स फॉर ₹12,
फॉर ₹12। इसको राइट ऑफर प्राइस बोलते हैं। कंपनी इतना शेयर देगा फॉर ₹12। What will be the theoretical market price after right issue? What will be the value of right? हमको theoretical price निकालना है और value of right कैलकुलेट करना है। आइए आंसर टू क्वेश्चन 2A, theoretical x right price आप पूरा लिखेंगे। theoretical x right price पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट, राइट से पहले, into their come right price, their market price, plus right shares into right offer price, into right offer price divided by total number of shares, divided by total number of shares। पहले 2.5 लाख शेयर था और एक एक शेयर का मार्केट प्राइस था, एक एक शेयर का मार्केट प्राइस था 38। हम लोग राइट ऑफर कर रहे हैं 1,87,500 शेयर्स एट ₹12 डिवाइडेड बाई टोटल शेयर्स। टोटल शेयर्स हो गया 2,50,000 प्लस 1,87,500, 437,500 शेयर्स। तो मेरा थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस हो गया 2.5 लाख इंटू 38 एम प्लस 187,500 इंटू 12 एम प्लस MRC डिवाइडेड बाई 437,500, 26.8571। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस 26.8571। तो वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला क्या हो गया, कम राइट प्राइस माइनस theoretical x right price, कम राइट प्राइस माइनस theoretical x right price, कम राइट प्राइस माइनस theoretical x right price। कम राइट प्राइस इज ₹38, theoretical x right price is 26.8571। 11.1429। आप 2 डेसिमल में राउंड ऑफ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 4 डेसिमल लिया, यू कैन टेक 2 डेसिमल्स ऑल्सो। 38 माइनस 26.86 11.14 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा हो गया वैल्यू ऑफ राइट एंड थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का कैलकुलेशन। क्वेश्चन कितने मार्क का दिया आप चेक करो। ये क्वेश्चन दिया 4 मार्क्स का। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन दिया है, आई विल एडवाइस आप ये फॉर्मूला जरूर लिखे व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू। प्लीज राइट द फॉर्मूला, डोंट स्किप, प्लीज राइट। आराम से चेक कर लो आप, 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट चेक कर लो। डन, ये हो गया मेरा राइट इश्यू का क्वेश्चन। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर के साथ, ठीक है, ये प्रेफरेंस शेयर में आएंगे अपने। और बोनस इश्यू का कोई क्वेश्चन है क्या, देख लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो,
इश्यू ऑफ फुल्ली पेड, नेक्स्ट सेट 2 का फिल इन द ब्लैंक्स। इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर इंक्रीजेस टोटल शेयर होल्डर्स फंड। अगर आप बोनस शेयर इश्यू करते हो तो शेयर होल्डर फंड इंक्रीज करेगा। फॉल्स, द शेयर होल्डर फंड विल रिमेन सेम, क्योंकि शेयर कैपिटल बढ़ेगा, रिजर्व सरप्लस गिरेगा। शेयर कैपिटल बढ़ेगा, रिजर्व सरप्लस गिरेगा, तो शेयर होल्डर फंड विल रिमेन सेम। तो ये गलत है, रॉन्ग। ठीक है, ये भी बाईबैक का क्वेश्चन है, बाईबैक करेंगे अभी हम लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें, free reserves means such reserves which as per the latest audited balance sheet of a company are restricted to be distributed as dividend। फ्री रिजर्व किसको बोलते हैं सर? ऐसा रिजर्व जिससे आप डिविडेंड बांट सकते हो। अगर कोई रिजर्व से डिविडेंड बांट सकते हैं वो फ्री रिजर्व माना जाता है, क्योंकि उससे आप कुछ भी कर सकते हो। डिविडेंड मतलब लास्ट में कुछ नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो शेयर होल्डर को। तो कोई रिजर्व जिससे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिविडेंड, दैट इज नोन एज फ्री रिजर्व। क्वेश्चन बोल रहे हैं restricted to be distributed as dividend, false। They are free to be distributed as dividend, they are free to be distributed as dividend। ये रिजर्व्स फ्री है, ये आप जैसे चाहो वैसा बांट सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। There is no restriction, they are free for distribution। तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बाईबैक का क्वेश्चन है, आएंगे इस पर हम लोग। डन। और कोई क्वेश्चन अलग से दिया हुआ नहीं है, तो बोनस इशू का समरी एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एमटीबी में दिए हुए थे मैंने कंप्लीट कर दिए। वैसे बोनस इशू वेरी इजी, अगर क्वेश्चन कभी 5 मार्क का आता है तो वो हमारे लिए फ्री का मार्क्स है, हमको वो क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करना चाहिए, 100% अटेम्प्ट करना चाहिए। डन। बोनस इशू के बाद मैं चलूंगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है सर? हम लोग जानते हैं कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया बोलता है, इंडियन कंपनीज एक्ट बोलता है सेक्शन 55 में कि कोई भी कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना चाहती है तो वो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होंगे। रिडीमेबल मतलब आपको उनको एक फिक्स पीरियड के बाद रिडीम करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकते। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जिनका एक्सपायरी पर हमें उनके शेयर होल्डर को पैसा वापस करना पड़ेगा। एंड रिडेम्पशन का मतलब यही होता है पेइंग बैक और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल या प्रिंसिपल अमाउंट विच यू रिसीव फ्रॉम द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, अगर कोई कंपनी ने अपना प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखा है और वो प्रेफरेंस शेयर की मैच्योरिटी आ गई तो उनका रीपेमेंट का अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाएगा, उनका रीपेमेंट किस तरीके से किया जाएगा। रिडेम्पशन के समय होगा क्या? शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने शेयर्स कंपनी को देंगे और कंपनी उनके अगेंस्ट उनका पैसा वापस करेगा। जितना कंपनी ने इनिशियली इश्यू करते समय वादा किया था उतना कंपनी को रिडेम्पशन के टाइम लौटाना होगा। इसको हम लोग रिडेम्पशन प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन प्राइस। ये रिडेम्पशन मे बी एट पार, मे बी एट प्रीमियम, मे बी एट डिस्काउंट। अगर फेस वैल्यू 100 रुपया और कंपनी ने बोला था हम 100 रुपया वापस कर देंगे आपको, दिस इज नोन एज रिडेम्पशन एट पार। फेस वैल्यू 100 रुपया है, कंपनी बोली कि हम आपको 105 रुपया वापस करेंगे, दैट इज नोन एज रिडेम्पशन एट प्रीमियम। 100 का शेयर 105 पे रिडीम होगा, 5 रुपया कंपनी ज्यादा देगी रिडेम्पशन के समय। दिस रिडेम्पशन एट प्रीमियम इज अ लॉस। इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 100 रुपया का शेयर कंपनी ने बोला हम 98 पर रिडीम करेंगे, फ्यूचर में जाके 98 रुपया देंगे, 2 रुपया कम देंगे, दिस इज नोन एज डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन। जनरली आपको क्वेश्चन में ये दिखाई नहीं देगा, या तो आपको रिडेम्पशन पार दिखाई देगा या रिडेम्पशन प्रीमियम दिखाई देगा, डिस्काउंट पर आपको रिडेम्पशन दिखाई नहीं देगा। तो शेयर होल्डर कंपनी को अपना शेयर वापस करेंगे और कंपनी उनको उनका पैसा वापस करेगी। दिस इज नोन एज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी में कोई रिडेम्पशन नहीं होता है, क्योंकि इक्विटी में देयर इज नो फिक्स रिडेम्पशन पीरियड, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड। इक्विटी शेयर होल्डर को अगर पैसा वापस करना है तो कंपनी यूज करती है टूल ऑफ बाईबैक, जो कि हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा। रिडेम्पशन के सारे प्रोविजन दिए गए कंपनीज एक्ट के सेक्शन 55 में, बोनस का 63, रिडेम्पशन का 55। रिडेम्पशन के सेक्शन 55 में सबसे पहला बात बोला गया कि कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगी माई मैक्सिमम 20 ईयर्स। मतलब कोई भी कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो उसका मैक्सिमम मैच्योरिटी 20 साल होगा। 20 साल से ज्यादा की मैच्योरिटी का प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउड नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो ये पीरियड 30 साल हो सकता है, बट नॉर्मल कंपनीज में मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड विल बी 20 ईयर्स। इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव।
कंपनी जब अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने जाएगी तो कंपनी को पैसा चाहिएगा। अब वो पैसा कंपनी कहां कहां से ला सकती है? सबसे पहले कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एसेट, कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, जो कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, आइडल इन्वेस्टमेंट्स है, कंपनी उनसे अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रीपे कर सकती है। तो सबसे पहले कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एसेट से पैसा निकाल सकती है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 55 बोला एग्जिस्टिंग एसेट से आप जब पैसा निकालोगे, आप मैक्सिमम उतना ही पैसा निकाल सकते हो जितना आपके पास फ्री रिजर्व्स है, क्योंकि शेयर होल्डर को बांट रहे हो तो शेयर होल्डर को बांटने के लिए फ्री रिजर्व होना चाहिए। जितना आपके पास फ्री रिजर्व है उतना ही आप अपने एग्जिस्टिंग एसेट से निकाल के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर सकते हो। अगर फ्री रिजर्व कम है या पैसा आपके पास एग्जिस्टिंग एसेट में नहीं है तो दूसरा आपको दिया गया, आप नया शेयर इश्यू करके भी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हो। आप नया इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करो, वहां से पैसा लेकर आओ और उस पैसे से अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम कर दो। ध्यान रखना ये कन्वर्जन नहीं है, दिस इज नॉट कन्वर्जन। हम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर पहले इश्यू करेंगे, उससे पैसा आएगा और उस पैसे से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुकाएंगे। ये हो गया आउट ऑफ इश्यू ऑफ न्यू शेयर। तीसरा हो गया आउट ऑफ बोथ, थोड़ा एग्जिस्टिंग एसेट से कर दिया, थोड़ा नया शेयर इश्यू करके कर दिया। तो तीन जगह से हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए जो पैसा चाहिए वो ला सकते हैं। सबसे पहला हो गया आप एग्जिस्टिंग एसेट यूज कर लो, बट एग्जिस्टिंग एसेट उतना ही यूज कर सकते हो जितना आपके पास फ्री रिजर्व है। दूसरा आप नया शेयर इश्यू कर सकते हो। तीसरा दोनों को मिलाकर भी आप रिडीम कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते समय ध्यान रखना वो शेयर्स फुल्ली पेड होने चाहिए। अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड है तो पार्टली पेड शेयर्स को रिडीम करना अलाउड नहीं है। पहले आप फाइनल कॉल करके उनको फुल्ली पे करोगे, फिर ही आप उसका रिडेम्पशन करोगे। जैसे बोनस में फुल्ली पेड कर रहे थे फाइनल कॉल करके, यहां पे भी आप फाइनल कॉल करके फुल्ली पेड करोगे। जो अगर आपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया प्रीमियम पर तो जो लॉस है पोरोप्स का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वो लॉस को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। सेक्शन 55 आपको अनुमति देता है कि आप इसको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हो और फ्री रिजर्व्स भी यूज कर सकते हो। इंस्टीट्यूट आपका अलाउ करता है सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले यूज कर लो, फिर अगर कम पड़ गया तो फ्री रिजर्व यानी जनरल रिजर्व पीएल यूज कर लो। तो हम लोग ये पोरोप्स को राइट ऑफ करेंगे, इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएल, ये सबको यूज करके। इसके बाद आपको बनाना पड़ता है सीआरआर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्रिएशन ऑफ सीआरआर बच्चा भूल ही जाता है। सेक्शन 55 बोला अगर कोई कंपनी एग्जिस्टिंग एसेट से अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम कर रहा है, एग्जिस्टिंग एसेट से, फ्री रिजर्व से अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जा रहा है तो कंपनी को सीआरआर बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सीआरआर बनाना कैसे है? कुछ नहीं, जितना आपने एग्जिस्टिंग एसेट से रिडेम्पशन किया है उतना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू वो आप फ्री रिजर्व से निकाल के एक नए रिजर्व में ट्रांसफर कर दो जिसका नाम होगा सीआरआर। आपको फ्री रिजर्व से उतना अमाउंट विड्रॉ करना है और फ्री रिजर्व से विड्रॉ करके आपको सीआरआर बोल के एक नया रिजर्व क्रिएट करना है। जर्नल एंट्री फ्री रिजर्व यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम मत यूज करना, यहां पे सिर्फ जनरल रिजर्व और पीएल। ये सीआरआर इसलिए बनाया जाता है ताकि कंपनी अपने क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। कंपनी के एसेट्स पर पहला हक क्रेडिटर्स का होता है, बट कंपनी उन एसेट से अभी पेमेंट कर रहा है किसको? शेयर होल्डर को। अगर शेयर होल्डर को कंपनी पहले पेमेंट करता है तो क्रेडिटर्स को डर लगता है कि हमको हमारा पैसा मिलेगा या नहीं। उसके लिए कंपनी बोलती है तुमने क्योंकि ऑलरेडी इस पैसे को बांट दिया है, अब हम तुम्हारे फ्री रिजर्व्स को रहने नहीं देंगे, तुम अपने फ्री रिजर्व उतने एक्सटेंड तक कम कर लो ताकि कल जाके तुमको डिविडेंड वगैरह बांटने की इच्छा या परमिशन ना दे सके। क्योंकि अगर तुम्हारा फ्री रिजर्व इंटैक्ट रहेगा तो नेक्स्ट ईयर तुम जाके डिविडेंड बांट दोगे तो वो डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी आपकी खत्म हो जाए। इसीलिए बोला फ्री रिजर्व को खाली करके एक नए रिजर्व में डाल दो सीआरआर। इस सीआरआर से कोई भी कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती। सीआरआर का सिर्फ एक यूज है, आप बोनस शेयर इश्यू कर सकते हो, उसको छोड़ के और कोई काम नहीं कर सकते। तो जितना प्रेफरेंस शेयर आपने एग्जिस्टिंग एसेट से रिडीम किया है उस प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। जितना फेस वैल्यू उतना सीआरआर बनाना पड़ेगा। फ्री सीआरआर बनेगा फ्री रिजर्व से यानी जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सिक्योरिटीज प्रीमियम से सीआरआर मत बनाना, इन केस ऑफ रिडेम्पशन दैट इज नॉट अलाउड। You can use only free reserve like general reserve, PL, dividend equalization reserve. You cannot use securities premium. तो अगर कंपनी एग्जिस्टिंग एसेट से रिडीम कर रही है एग्जिस्टिंग एसेट से, तो कंपनी को एक सीआरआर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी पड़ेगी। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया सेक्शन 55 के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए क्या क्या कंडीशन है बताइए। मैंने 5 पॉइंट लिखा। पहला पॉइंट लिखा मैक्सिमम 20 साल। दूसरा पॉइंट मैंने बोला सोर्सेस कहां कहां से रिडीम कर सकते हो। तीसरा मैंने बोला फुल्ली पेड होना चाहिए। चौथा मैंने बोला पोरोप्स राइट ऑफ करना पड़ेगा। पांचवा मैंने बोला सीआरआर बनाना पड़ेगा। अगर आप ये 5 पॉइंट लिख देते हो यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 4, जो भी दिया हुआ है वो आपको मिल जाएगा।
सीआरआर कितना बनाना पड़ता है, इसके लिए मैंने आपको क्लास में एक बहुत सिंपल नुस्खा दिया था। अगर आपने कैपिटल को कैपिटल से रिप्लेस कर दिया, आपको सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लो 5 लाख का है, फेस वैल्यू, कैपिटल फेस वैल्यू 5 लाख का है, रिडीम कर रहे हो। अगर 5 लाख का आपने नया कैपिटल ला के रख दिया तो सीआरआर नहीं बनाना। बट अगर आपने 5 लाख का कैपिटल रिडीम किया है, कैपिटल जो लाए हो वो कम है, तो डिफरेंस का सीआरआर बनाना पड़ेगा। मान ले मैंने 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया, कोई नया शेयर इशू नहीं किया, तो 5 लाख का सीआरआर बनेगा। 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया, 3 लाख का नया शेयर इशू किया, तो 2 लाख का सीआरआर बनाना पड़ेगा। कैपिटल को कैपिटल से रिप्लेस करना है। अगर आपने कैपिटल को कैपिटल से रिप्लेस कर दिया, सीआरआर नहीं बनाना। अगर आप रिप्लेस नहीं कर पाए तो उस अमाउंट का आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। कहां से? फ्री रिजर्व से। तो ये सीआरआर की रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। सेम रिक्वायरमेंट बाईबैक में भी है, क्योंकि वहां पे भी आप अपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रहे हो बिफोर मेकिंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्योंकि आप शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहे हो तो आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। आप पेमेंट कर लो, उसके बाद यू हैव टू ट्रांसफर द फ्री रिजर्व्स टू सीआरआर। प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन की जर्नल एंट्री। सबसे पहले अगर आपके प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड है तो पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड करो, फाइनल कॉल करो, फाइनल कॉल टू कैपिटल, फिर फाइनल कॉल का पैसा आएगा बैंक टू फाइनल कॉल। फिर उसके बाद जिस दिन रिडेम्पशन का डेट आएगा आपको रिडेम्पशन प्रोसीड ड्यू करना होगा। रिडेम्पशन प्रोसीड ड्यू करना मतलब हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को खत्म करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपने क्रेडिटर बनाएंगे, क्योंकि अब हमको उनको पेमेंट करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पोरोप्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म होगा। पोरोप्स अकाउंट डेबिट, जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना है मेरे लिए लॉस है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो टोटल पेमेंट करना है। इस पेमेंट करने के लिए मेरे को पैसा इकट्ठा करना होगा। पैसा इकट्ठा करने के लिए पहला सोर्स, आपके पास जो कैश बैंक बैलेंस पड़ा है उससे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट सेल कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट में जो भी डिफरेंस होगा वो पीएल में जाएगा। लॉस होगा तो पीएल डेबिट, प्रॉफिट होगा तो पीएल क्रेडिट। आप चाहो तो नया शेयर इशू कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो आप इन्वेस्टमेंट भी सेल कर सकते हो, आप नया शेयर भी इशू कर सकते हो। पैसा इकट्ठा होने के बाद आप शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। फिर पोरोप्स राइट ऑफ करना पड़ता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम या फ्री रिजर्व से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व यानी जीआरपीएल अकाउंट डेबिट टू पोरोप्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जीआर डेबिट, पीएल डेबिट टू पोरोप्स। फिर सीआरआर बनाना पड़ता है, सीआरआर से फ्री रिजर्व से बनेगा, जीआर अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। तो टोटल देखो कितनी एंट्रीज हो गई, 7 एंट्रीज। पहले पार्टली पेड को फुल्ली पेड करो, अगर पार्टली पेड है तो, फुल्ली पेड है तो कुछ नहीं करना। दूसरा हो गया इकट्ठा करो, फिर ड्यू करो, ड्यू करने के बाद इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद पेमेंट करो, फिर पोरोप्स राइट ऑफ करो, सीआरआर बना। ड्यू, इकट्ठा, पेमेंट, पोरोप्स, सीआरआर। ड्यू, इकट्ठा, पेमेंट, पोरोप्स, सीआरआर। ड्यू, इकट्ठा, पेमेंट, पोरोप्स, सीआरआर। ये आपको टोटल प्रेफरेंस शेयर जब आप रिडीम करोगे तो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। क्वेश्चन में जर्नल पूछेगा, ये जर्नल एंट्रीज आपको करनी होगी। मजे का बात, जब हम लोग बाईबैक पढ़ेंगे एकदम सेम जर्नल एंट्रीज होगा, थोड़ा एक दो डिफरेंसेस आएगा, सिर्फ प्रेफरेंस की जगह इक्विटी होगा, बाद बाकी सब कुछ विल रिमेन सेम। एक दो छोटे छोटे डिफरेंसेस है लॉ के, जिसको हमको ध्यान रखने। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है सीआरआर कितना बनाना है, उसका कंप्यूटेशन। सीआरआर कितना बनाना है उसका कंप्यूटेशन के लिए मैंने आपको बोला, बेसिक तरीका सोचने का क्या है, जितना कैपिटल जा रहा है फेस वैल्यू, उतना ही कैपिटल आपने रिप्लेस कर दिया क्या। अगर आपने कैपिटल रिप्लेस कर दिया, पूरा सीआरआर नहीं बनाना। अगर आपने कैपिटल रिप्लेस नहीं किया तो डिफरेंस का सीआरआर बनाना पड़ेगा। मैंने केसेस दिए थे क्लास में। सबसे पहला, अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हो नया शेयर्स इशू करके, अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हो नया शेयर इशू करके, एग्जिस्टिंग एसेट को हाथ नहीं लगा रहे हो, तो सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना, जितना कैपिटल जाए उतना कैपिटल आ जाना चाहिए। अगर 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जा रहा है तो 10 लाख का नया इक्विटी कैपिटल या प्रेफरेंस कैपिटल ले आना। कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से देखना, फेस वैल्यू। दूसरा, अगर आप रिडीम कर रहे हो फुल्ली आउट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, कोई नया शेयर इशू नहीं कर रहे हो, कोई नया शेयर इशू नहीं कर रहे हो, इन दैट केस आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। जितना प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है उनका फेस वैल्यू। 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है, कोई नया शेयर इशू नहीं हुआ, तो 5 लाख का सीआरआर बनाना पड़ेगा। तीसरा, रिडेम्पशन अगर आप दोनों से मिला के कर रहे हो, कुछ एग्जिस्टिंग एसेट, कुछ नया शेयर इशू कर रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन बता दे कितना शेयर हमने इशू करना है, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड अगर पहले से बता दे, तो हम लोग सीआरआर बनाएंगे फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम माइनस फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशू। 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर जा रहा है, मान लो मैंने 2 लाख का इक्विटी शेयर इशू कर दिया, 5 लाख का कैपिटल गया, 2 लाख का कैपिटल आया, कितना बचा, 3 लाख। 3 लाख का सीआरआर बनेगा। अगर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करना है बताया नहीं, बट बोल रहा है रिजर्व्स हमारे पास लिमिटेड है,
तो पहले आप चेक करो हमारे पास टोटल फ्री रिजर्व्स कितने हैं जिससे हम लोग सीआरआर बना सकते हैं। तो मैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ फ्री रिजर्व लूंगा, अगर कोई पोलोप्स वगैरह सिक्योरिटीज प्रीमियम से ज्यादा है तो उसको माइनस करूंगा, कोई इन्वेस्टमेंट बेचने में प्रॉफिट लॉस हुआ है तो उसको ऐड करूंगा, लेस करूंगा, कुछ अगर रिजर्व रिटेन करना है तो उसको माइनस करूंगा। इसके बाद जो भी मेरे पास बचेगा उतना मैं सीआरआर बना सकता हूं। अब मान लो 5 लाख का कैपिटल रिडीम हो रहा है, सीआरआर के लिए मेरे पास फ्री रिजर्व्स है 2 लाख के, 5 लाख का कैपिटल रिडीम हो रहा है, 2 लाख का मैं सीआरआर बना सकता हूं, इतना फ्री रिजर्व मेरे पास है, तो 2 लाख का सीआरआर बन जाएगा। बैलेंस जो 3 लाख है वो आपको नया शेयर इश्यू करना पड़ेगा, तो आपको 3 लाख का नया कैपिटल लाना पड़ेगा, तो जो बैलेंस अमाउंट है डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू पर शेयर, इतने शेयर आपको इश्यू करने पड़ेंगे ताकि आप सेक्शन 55 कंप्लाई कर सको। तो 5 लाख का कैपिटल जा रहा है, 2 लाख का सीआरआर बन पाएगा, तो 3 लाख का नया शेयर इश्यू होगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया, तो 30,000 शेयर आपको इश्यू करना होगा। तीसरा केस, हमारे पास रिजर्व्स तो बहुत है बट हमारे पास पैसा ही नहीं है रिडेम्पशन करने के लिए। अगर पैसा एग्जिस्टिंग एसेट में नहीं है तो आपको नया शेयर इश्यू करना पड़ेगा। इस बार पहले आप चेक करो आपके पास कितना कैश अवेलेबल है, ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर कुछ बेचा माइनस अगर कुछ कैश रिटेन करना है, इतना कैश मेरे पास है। मेरे को टोटल रिडेम्पशन में कितना कैश चाहिएगा माइनस इतना कैश मेरे पास है, तो डिफरेंस आपको इक्विटी शेयर इश्यू करके पैसा लाना होगा। जब शेयर इश्यू करके पैसा लाएंगे तो ध्यान रखिएगा पैसा फेस वैल्यू जितना नहीं, इश्यू प्राइस जितना आता है। तो मेरे को जितना पैसा लाना है उसके लिए मेरे को कितना शेयर इश्यू करना पड़ेगा, टोटल रिडेम्पशन प्रोसीड्स माइनस कैश अवेलेबल डिवाइडेड बाई इश्यू प्राइस पर शेयर। मान लो मेरे को रिडेम्पशन के लिए 6 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास 3.5 लाख रुपया है, 6 लाख चाहिए, 3.5 लाख रुपया है तो 2.5 लाख रुपया और लाना होगा। एक एक इक्विटी शेयर इश्यू होगा 50 रुपया करके, तो 2.5 लाख रुपया लाना है, एक एक शेयर 50 रुपया करके इश्यू होगा, तो मेरे को 5,000 शेयर इश्यू करना होगा, 5,000 शेयर इश्यू करना होगा ताकि मैं अपने कैश की इनसफिशिएंसी को पूरा कर सकूं। तो अगर क्वेश्चन बोलता है इनसफिशिएंट फंड्स है तो हम लोग इस तरीके से पहले कैश निकाल के फिर शेयर इश्यू करके फिर सीआरआर निकालेंगे। अगर मेरे को बोला इनसफिशिएंट रिजर्व्स है तो पहले मैं रिजर्व निकालूंगा, इतना सीआरआर बनेगा, बैलेंस में नया शेयर इश्यू कर लूंगा। जब कंप्लाई सेक्शन 55 कंप्लाई करने के लिए शेयर इश्यू करोगे तब हमेशा फेस वैल्यू, बट पैसा लाने के लिए शेयर इश्यू करोगे तो इश्यू प्राइस देखना है। एक बार नंबर ऑफ शेयर निकल गया फिर सीआरआर होगा फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशूड। सीआरआर हमेशा फेस वैल्यू पे बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, सीआरआर में कभी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा। तो सीआरआर विल ऑलवेज बी क्रिएटेड ऑन फेस वैल्यू। बेसिक सीआरआर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स इशूड, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स इशूड। ये मेरा प्रेफरेंस शेयर्स का पूरा रिवीजन है, जहां पर हमने सेक्शन 55 का प्रोविजन पढ़ा, फिर जर्नल एंट्री सीखा, ड्यू करो, इकट्ठा करो, पेमेंट करो, पोरोप्स राइट ऑफ करो, सीआरआर बनाओ, फिर हमने सीआरआर कैलकुलेट करना सीखा, कैपिटल को कैपिटल से रिप्लेस करना है, अगर रिप्लेस कर दिया तो सीआरआर नहीं बनाना, रिप्लेस नहीं किया तो डिफरेंस का हमको सीआरआर बनाना पड़ेगा। डन, दिस इज द रिवीजन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एक फास्ट ट्रैक रिवीजन सुन लिया आपने, अब क्वेश्चन बनाइए, क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन में चलता हूं। क्वेश्चन हमारे पास सेट 1 में एक क्वेश्चन था प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। The books of P Limited revealed the following balances as on 31st December 2021। 31st December 2021 को P Limited की बुक्स में ये बैलेंसेस है। 30,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपया वाला फुल्ली पेड, 3 लाख का इक्विटी कैपिटल। 5,000 प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपया वाला फुल्ली पेड, 5 लाख, ये फुल्ली पेड है। 1,000 प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपया वाला ₹70 पेड, 70,000, ये अभी पार्टली पेड है। हम लोग सिर्फ फुल्ली पेड शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं, पार्टली पेड को रिडीम नहीं करते हैं हम लोग। सर एक काम करो ना, 30 रुपया मंगवा के रिडीम कर लो। अरे ये शेयर हो सकता है रिसेंटली इश्यू किया हुआ हो, क्योंकि रिसेंटली इश्यू किया हुआ इसीलिए पार्टली पेड है। 5 साल 10 साल बाद शेयर पार्टली पेड थोड़ी रहता है, क्योंकि ये रिसेंटली इश्यूड है, इसको अभी रिडीम नहीं करना चाहिए अनलेस क्वेश्चन मेरे को बोलता है सबको रिडीम कर दो। सबको बोलेगा सबको कर दूंगा, नहीं तो पहले वाले को करूंगा। जनरल रिजर्व फ्री, पीएल फ्री, सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट फ्री, बट पोरोप्स राइट ऑफ किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट कैश एडवांस। ऑन 1st January the board of directors decided to redeem the preference shares at a premium of 8%। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे, अब बताया नहीं कौन सा वाला, मतलब पहला वाला रिडीम करना है जो फुल्ली पेड है।
तो 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, 8% का प्रीमियम है, तो 5,40,000 रुपया मेरे को देना पड़ेगा, 540। Recommend a suitable redemption plan that fulfills the following requirement. In order to pay off preference shareholder, the company will sell the investment use company's funds. पहले कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट बेचेगी, कंपनी का फंड यूज करेगी. The company will raise the balance by issue of sufficient number of equity share of 10 each at a premium of 1 per share, subject to leaving a minimum bank balance of 19,200 after such redemption. उसके बाद अगर पैसे का दरकार पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नया शेयर इश्यू करके पैसा लाएंगे. इस बार नया शेयर इश्यू करके पैसे लाने की बात हो रही है, पैसे लाने की. हम लोग पहले कंपनी का फंड यूज करेंगे, जितना पैसा कम पड़ेगा वो इक्विटी शेयर इश्यू करके लाएंगे. तो इक्विटी शेयर इश्यू कर रहा हूं पैसा लाने के लिए. डन. और 19,200 का बैलेंस रखना है. सपोज योर रिकमेंडेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, जनरलाइज द ट्रांजैक्शन, अज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट हैज बीन सोल्ड एट 2,16,000. तो हम लोग बोल रहे हैं पहले हम लोग क्या करेंगे, शेयर इश्यू इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, कंपनी का फंड यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग को पैसा कम पड़ेगा तो शेयर इश्यू करेंगे. तो यहां पे हम शेयर इश्यू कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा कम है, पैसा. आइए वर्किंग करते हैं. क्वेश्चन नंबर ये हो गया 2B सेट 1 का. सबसे पहले वर्किंग में नंबर 1, कैश अवेलेबल विद द कंपनी. बोला हम लोग पहले ओन फंड्स यूज करेंगे, फिर उसके बाद नया शेयर इश्यू करेंगे. तो कैश बैलेंस, कैश बैंक बैलेंस 79,200 प्लस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपनी इन्वेस्टमेंट बेचेगा 2,16,000 में, लेस कैश टू बी रिटेन्ड, कुछ कैश कंपनी रिटेन भी करेगा, कैश टू बी रिटेन्ड 19,200 रिटेन करेगा कंपनी, ये रिटेन करेगा. तो कंपनी के पास कैश अवेलेबल है 79,200 प्लस 2,16,000 माइनस 19,200, 2,76,000. ये कंपनी के पास कैश अवेलेबल है. तो बोलो कैश टू बी गैदर्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. अब इक्विटी शेयर इश्यू करने के लिए करके कितना रुपया लाना है, कैश रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन, कैश रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के लिए कितना रुपया चाहिए सर, 5 लाख का कैपिटल प्लस 8%, 5,40,000 माइनस कैश अवेलेबल, कैश अवेलेबल कितना है 276, 540 चाहिए, 276 अवेलेबल है, ये हो गया 264. इतना कैश चाहिए. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड टू गैदर रुपीज 2,64,000 इज इक्वल टू 2,64,000 डिवाइडेड बाई, एक एक शेयर कितने में इश्यू होगा, एक एक शेयर 11 रुपया करके इश्यू होगा, डिवाइडेड बाई ₹11, 24,000 शेयर्स हमको इश्यू करना हो. बोला हम लोग पहले हमारे फंड्स यूज करेंगे, अगर हमारे फंड्स में पैसा कम रहा तो हम लोग नया शेयर इश्यू करेंगे. तो हमने देखा पैसा कम है तो नया शेयर इश्यू करना होगा. अब वर्किंग नोट 3, CRR रिक्वायर्ड, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड 5 लाख माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स इश्यूड 2,40,000, 24,000 इंटू 10, फेस वैल्यू 2,60,000. CRR बनेगा 260. एक बार चेक करता हूं क्या मेरे पास 260 का फ्री रिजर्व है सर, फ्री रिजर्व बहुत है हमारे पास, चिंता न को, फ्री रिजर्व है, हो जाएगा. 2,60,000 का CRR बनेगा, 5 लाख का कैपिटल जा रहा है, 2,40,000 का कैपिटल आ रहा है, तो 2,60,000 का CRR बनेगा. तो पहले कंपनी ओन फंड यूज करेगा, फिर पैसा कम पड़ेगा तो नया शेयर इश्यू किया, नया शेयर इश्यू करना पड़ेगा 24,000. चेक कर लो आप.
अब हम लोग करेंगे जर्नल एंट्रीज। कंपनी का नाम दिया हुआ है क्या? पी लिमिटेड। फॉर्मेट बनाना है एग्जाम में, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। आइए, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एग्जाम में पूरा लिखिएगा। हम लोग सिर्फ फुल्ली पेड को रिडीम कर रहे हैं अभी, 5 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट, 8% का प्रीमियम 40,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को टोटल देना है हमको 5,40,000। इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन, ड्यू फॉर रिडेम्पशन। इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स का बुक वैल्यू था 240, बेचा 216 में, 216 में बेचा, 240 का इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट गोज टू पीएल, लॉस 24,000 का। फिर नया शेयर इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। पैसा कम पड़ रहा था, हमने नया शेयर इशू कर लिया। 24,000 इंटू 11, 2,64,000। कैपिटल में फेस वैल्यू 10 रुपया, 240, 1 रुपया प्रीमियम, 24,000। बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड, पैसा आ गया तो चलो पेमेंट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं। 5,40,000 ये हमने पेमेंट कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। फिर इसके बाद हम लोग पोरोप्स राइट ऑफ करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं, 30,000 यहां पे है और नया 24 और आया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पोरोप्स, 40,000 का पोरोप्स राइट ऑफ करना है। 30,000 पहले था, 24,000 अभी आया, तो यूज हो सकता है। और लास्ट सीआरआर बनाना है, कितने का? सीआरआर 2,60,000 का। पहले मैं जनरल रिजर्व यूज करूंगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50, जो कम पड़ रहा है वो पीएल से आ जाएगा। पीएल अकाउंट डेबिट 1,10, ये बैलेंसिंग फिगर टू सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 2,60,000। 5 लाख का कैपिटल गया, 240 का कैपिटल आ गया, कैपिटल फेस वैल्यू, तो 2,60,000 का सीआरआर बनेगा। 1,50 जनरल रिजर्व, 1,10,000 की। Being CRR created, being POROPs written off, being amount paid to preference shareholder, being equity share issued, being investment sold। छोटा छोटा नरेशन लिखना है, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड मैक्सिमम। ये आपका जर्नल एंट्री। ड्यू करो, इकट्ठा करो, पेमेंट करो, पोरोप्स राइट ऑफ करो, सीआरआर बनाओ। हमने पार्टली पेड को रिडीम नहीं किया क्योंकि वो पार्टली पेड है, वो अभी तक फुल्ली पेड है नहीं। ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम, क्योंकि सिर्फ फुल्ली पेड रिडीम हो सकता है, इसीलिए हमने पार्टली पेड को रिडीम नहीं किया। डन, एकदम सिंपल। प्लीज चेक। डन। इस क्वेश्चन का जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आंसर लिखा हुआ है, जो मॉक टेस्ट के आंसर में दिया हुआ है, उसमें कुछ बेसिक मिस्टेक्स है। जैसे उन्होंने पूरा का पूरा सीआरआर जनरल रिजर्व से बनाया है 2,60,000 का, जबकि जनरल रिजर्व 2,60,000 है ही नहीं, 1,50 है सिर्फ। ये ब्लंडर कर दिया उधर।
दूसरा, उन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000 ये वाला तो यूज किया है, बट जो नया वाला आया है उसको यूज नहीं किया। उन्होंने 10,000 का जो बचा हुआ लॉस है वो पीएल से राइट ऑफ किया, जबकि आप ये प्रीमियम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन यूज दिस प्रीमियम। तीसरा, और ये दो था, बाद बाकी नॉर्मल। उन्होंने इन्वेस्टमेंट में पहले बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल दिखाया, फिर लॉस ऑन सेल को अलग से पीएल में डाला। शेयर इशू किया तो बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल टू प्रीमियम किया। आप ये सब करना चाहते हो कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब एंट्री को डबल डबल कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हमने सीधा किया बैंक अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। वो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को अलग से पीएल में डालने का एंट्री कर रहा है, पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। किसी को बहुत डर लगता है कि इंस्टीट्यूट जैसा करेगा हम वैसा ही करेंगे, नहीं तो हमारा मार्क्स कट जाएगा, वो जरूर करें। 8 मार्क का ये क्वेश्चन था, ये हमने डिस्कस किया। गुड क्वेश्चन, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। यहां पे कंपनी के पास पैसों की कमी हो रही थी, पैसों की कमी हो रही थी तो उन्होंने नया शेयर इशू किया, क्योंकि पैसे चाहिए तो नया शेयर जब इशू होगा पहले इशू प्राइस देख के शेयर इशू करेंगे, फिर सीआरआर में हमेशा फेस वैल्यू आएगा, हमेशा फेस वैल्यू। दिस कंप्लीट्स माय डिस्कशन ऑन प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन। चेक कर लो, प्रेफरेंस शेयर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। चेक कर लो, कोई डाउट है तो देख लो। चलो, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन का रिवीजन कंप्लीट करने के बाद, सम्स बनाने के बाद, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बाईबैक का रिवीजन। बाईबैक is important from exam point of view as compared to bonus and preference share। ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आपको बाईबैक से एग्जाम में पूछा जाए, ज्यादा चांसेस है। प्लस बाईबैक थ्योरी को लेकर भी ना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशन है एज पर सेक्शन 68 जिससे आपको इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बाईबैक इस थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस, इसको अच्छे से करने का है। वैसे बाईबैक, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन दोनों एक ही सोच पे चलने वाले टॉपिक्स हैं। दोनों का सारा ज्ञान 99% ज्ञान इज सेम, ओनली सम डिफरेंसेस एज पर लॉ, जिसको हमको देखना है, ध्यान रखना है और उसको क्वेश्चन बनाते समय एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है। बाईबैक होता क्या है सर? जैसे अभी हमने सीखा कि प्रेफरेंस शेयर्स का एक फिक्स मैच्योरिटी होता है, मैच्योरिटी आते ही कंपनी को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनके पैसे वापस करने पड़ते हैं। इक्विटी में सर ऐसा कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होता। इक्विटी शेयर्स आर परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल, एक बार इश्यू कर दिया, अब जब वाइंडिंग अप होगा तभी देना है पैसा वापस, अभी बीच में कुछ देना नहीं है। बट अगर कंपनी सर चाहे, कंपनी के पास सरप्लस कैश है और कंपनी उस कैश को लौटाना चाहती है, तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनको रीपेमेंट कर सकती है यूजिंग द टूल ऑफ बाईबैक। बाईबैक मतलब एक टूल जिससे कंपनी अपना शेयर्स वापस खरीद सकती है इक्विटी शेयर होल्डर से, इक्विटी शेयर होल्डर से खरीद सकती है और उनको आज जो मार्केट में दाम चल रहा है उसके हिसाब से पेमेंट कर दे। तो जैसे हमने रिडेम्पशन में पढ़ा था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना शेयर कंपनी को वापस करेंगे, कंपनी उनको उनका पैसा वापस करेगी, बाईबैक में भी इक्विटी शेयर होल्डर अपना शेयर कंपनी को वापस करेंगे और कंपनी आज के मार्केट के प्राइस के हिसाब से, जो कंपनी ने प्राइस डिसाइड किया उसके हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा पेमेंट करेगी। बाईबैक और प्रेफरेंस शेयर में द मेन डिफरेंस इज प्रेफरेंस शेयर इज अ कंपल्सरी एक्ट, वो फिक्स्ड है, करना ही पड़ेगा। बाईबैक इज अ वॉलंटरी एक्ट, कंपनी को इच्छा किया तो करेगी, नहीं इच्छा किया तो नहीं करेगी। सर जब इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने का कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, कुछ चुकाने का ऑब्लिगेशन ही नहीं है, कोई मैच्योरिटी नहीं है, व्हाई डज अ कंपनी गो फॉर बाईबैक? ये इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है। क्यों कंपनी बाईबैक करती है? सबसे पहले अपना अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करने के लिए। अगर कंपनी के पास सरप्लस कैश है जो वो प्रॉफिटेबली बिजनेस में डिप्लॉय नहीं कर पा रही है, अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करेगी, उनके शेयर्स कम कर देगी, शेयर्स बाईबैक कर लेगी, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम हो जाएंगे। तो जो टोटल कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, वो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। क्योंकि बाईबैक हम तब करते हैं जब हमारे पास सरप्लस पैसा पड़ा है, जिस पैसे को हम प्रॉफिटेबली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बाईबैक से अर्निंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स कम होगा, तो जिससे अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। दूसरा, प्रोमोटर्स की होल्डिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, अगर कंपनी को अपने प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ानी है तो कंपनी मार्केट से शेयर्स बाईबैक कर लेगी, जिससे शेयर्स कम हो जाएंगे। शेयर्स कम हो जाएंगे तो कंपनी का जो टोटल प्रोमोटर्स का जो टोटल शेयर होल्डिंग परसेंटेज है वो इंक्रीज करेगा। अगर कोई कंपनी का कॉम्पिटिटर कंपनी का हॉस्टाइल टेकओवर करने की कोशिश कर रहा है, कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर करके कंपनी पर कंट्रोल एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, इस हॉस्टाइल टेकओवर को कंपनी बाईबैक करके रोक सकती है।
अगर कंपनी का मार्केट में जो शेयर प्राइस है वो शेयर प्राइस गिरते ही चला जा रहा है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टर का नेगेटिव सेंटीमेंट, उस शेयर प्राइस को सपोर्ट करने के लिए कंपनी इन्वेस्टर को बोलती है तुम इतना पैनिक मत करो, तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है, एक काम करो हम तुम्हारा शेयर बाईबैक करते हैं, अगर मार्केट में प्राइस 2500 चल रहा है हम तुमको 2800 रुपए देंगे, हमको लगता है मेरे शेयर का प्राइस 2800 होना चाहिए, मार्केट में तुम्हारे डिमांड सप्लाई के चक्कर में दाम गिर रहा है, तुम पैनिक मत करो, तुम मेरे को शेयर्स दे दो, मेरे शेयर का वैल्यू 2800 है मेरे हिसाब से और वो 2800 रुपया हम तुमको देने के लिए राजी है। शेयर होल्डर में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए कि कंपनी का शेयर का प्राइस हायर है, आप लोग डरिए मत, आप लोग चिंता मत कीजिए, कंपनी बाईबैक करती है। कंपनी अपने शेयर होल्डर को अगर उनके पास सरप्लस कैश पड़ा हुआ है तो वो सरप्लस कैश रीपे कर सकती है बाईबैक के टूल को यूज करके। ये सरप्लस कैश शेयर होल्डर को अगर आप रीपे करते हो तो आप अपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उस कैपिटल स्ट्रक्चर को भी प्रॉफिटेबली अच्छी तरीके से चर्न कर सकते हो। आप हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी को पेमेंट करके अगर डेट उठा के बिजनेस करोगे तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो सकता है, ऑप्टिमाइज हो सकता है, जिसके लिए कंपनी बाईबैक का टूल यूज करती है। तो टोटल 5 पॉइंट मैंने बोला। पहला हो गया सरप्लस कैश शेयर होल्डर को वापस करना, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ऑप्टिमाइज करना, अर्निंग पर शेयर बढ़ाना, प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग को बढ़ाना, हॉस्टाइल टेकओवर से रोकना, स्लगिश मार्केट में शेयर प्राइस को सपोर्ट करना, ये सब के लिए कंपनी बाईबैक को रिसोर्ट करती है। बाईबैक में होगा क्या, शेयर होल्डर अपना शेयर कंपनी को देंगे, कंपनी उनको जो बाईबैक प्राइस कंपनी ने डिसाइड किया था वो बाईबैक प्राइस का पेमेंट करेगी एज पर करंट मार्केट प्राइस और करंट फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर। उसके बाद कंपनी के पास जो शेयर आया कंपनी उस शेयर को कैंसिल कर देगी। बाईबैक करने के बाद कंपनी शेयर्स रख नहीं सकती, उन शेयर्स को इमीडिएटली कैंसिल करना पड़ेगा, तो कंपनी विल कैंसिल दो शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर दी बाईबैक। कंपनी के यहां का क्या होगा, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को रीपे कर दिया तो शेयर कैपिटल कम हो जाएगा और क्योंकि पेमेंट किया है तो बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा, शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, लायबिलिटी एसेट से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। शेयर होल्डर या इन्वेस्टर के लिए ये एक टाइप ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसने अपना शेयर्स बेच दिया, मार्केट में नहीं बेच के कंपनी को वापस देके उससे पैसा ले लिया। हम लोगों को कंपनी की अकाउंटिंग पढ़नी है, इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना है जब भी कंपनी बाईबैक करेगी शेयर कैपिटल कम होगा और दूसरे साइड से पेमेंट करेगी तो बैंक बैलेंस भी कम होगा। बाईबैक का सारा ज्ञान लिखा हुआ है सेक्शन 68 में। सेक्शन 68 का सबसे पहला ज्ञान कि कंपनी जब बाईबैक करेगी, बाईबैक के लिए जो पैसा चाहिए वो कंपनी कहां से ला सकती है, यानी सोर्सेज ऑफ बाईबैक। सेम जैसा हमने पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर में, सबसे पहले कंपनी चाहे तो शेयर्स को बाईबैक कर सकती है अपनी एग्जिस्टिंग एसेट से पेमेंट करके। कंपनी के पास कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, आइडल इन्वेस्टमेंट्स पड़े हुए हैं, कंपनी उन कैश से बैंक से आइडल इन्वेस्टमेंट को सेल करके पैसा लाके शेयर्स को बाईबैक कर सकती है। पहला तरीका, तुम्हारे पास जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है उससे पेमेंट कर सकते हो, बट जब भी एग्जिस्टिंग एसेट से पेमेंट करोगे आपको एक लिमिट है। क्या लिमिट है, आप फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व में जितना आपके यहाँ बैलेंस है उससे ज्यादा आप लुटा नहीं सकते, उससे ज्यादा आप उड़ा नहीं सकते। यानी जब एग्जिस्टिंग एसेट से आप पैसा निकालोगे मैक्सिमम पैसा आप मैक्सिमम जो आप एग्जिस्टिंग एसेट यूज कर सकते हो वो है बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व्स। नंबर 2, आप चाहो तो नया शेयर इश्यू करके भी बाईबैक कर सकते हो। नया शेयर इश्यू करो, वहां से पैसा लाओ और वहां से जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उनका बाईबैक कर लो। बट एक चीज बोला गया है यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर में नहीं था। प्रेफरेंस शेयर में नया शेयर इश्यू करना है तो आप इक्विटी प्रेफरेंस दोनों में कोई भी इश्यू कर लो, बट बाईबैक के केस में अगर आप इक्विटी शेयर का बाईबैक कर रहे हो तो आप इक्विटी शेयर इश्यू करके पैसा नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आप इक्विटी शेयर इश्यू करके पैसा लाके इक्विटी होल्डर को ही पे कर रहे हो तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। बाईबैक में हमारा मोटिव था सरप्लस कैश है, शेयर होल्डर को रीपे करके खत्म करो। अगर आप इक्विटी शेयर इश्यू करके वापस इक्विटी शेयर का बाईबैक करते हो तो इससे शेयर होल्डर रिपे नहीं होते, इसीलिए आप इक्विटी शेयर इश्यू करके इक्विटी शेयर का बाईबैक नहीं कर सकते। अगर आपको इक्विटी शेयर के बाईबैक के लिए पैसे चाहिए आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हो। और तीसरा हो गया आउट ऑफ बोथ, थोड़ा एग्जिस्टिंग एसेट से कर लिया, थोड़ा नया शेयर इश्यू करके कर लिया। जब भी आप बाईबैक करोगे ध्यान रखना जिन शेयर्स का बाईबैक कर रहे हो वो फुल्ली पेड होना चाहिए, पार्टली पेड शेयर्स का बाईबैक अलाउड नहीं है। अगर आपका शेयर पार्टली पेड है तो पहले फाइनल कॉल करके उसको फुल्ली पेड करो, तभी बाईबैक हो सकता है, नहीं तो बाईबैक नहीं हो सकता। बाईबैक जब भी आप करेंगे आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। जितना आपने फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल एग्जिस्टिंग एसेट से बाईबैक किया है उतना अमाउंट आपको फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम से सीआरआर में ट्रांसफर करना होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। यहां पे बाईबैक के केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम को सीआरआर के लिए यूज किया जा सकता है, प्रेफरेंस शेयर के केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम सीआरआर के लिए नहीं यूज हो सकता, वहां पे सिर्फ
फ्री रिजर्व यूज हो सकता था, जनरल रिजर्व पीएल। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमने एग्जिस्टिंग एसेट से बाईबैक किया है, नया शेयर इश्यू नहीं किया, तो वो डिफरेंस हमको सीआरआर बनाना पड़ेगा आउट ऑफ सिक्योरिटीज, प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व। सीआरआर बनाते समय हमेशा ध्यान रखें फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल आपने बाईबैक किया एग्जिस्टिंग एसेट से, उतना आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप बाईबैक प्रीमियम पे कर रहे हो, मान लो फेस वैल्यू 10 रुपया है, बाईबैक आप करोगे 40 रुपए पे, 30 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हो। अगर बाईबैक प्रीमियम पे करोगे तो वो प्रीमियम और बाईबैक हमारे लिए लॉस है, ये लॉस आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लो, नहीं है तो आप फ्री रिजर्व से लॉस को राइट ऑफ कर दो। जैसे वहां पे पोरोक्स था, यहाँ पे प्रीमियम ऑन बाईबैक है। अगर आप जर्नल एंट्री देखोगे, जर्नल एंट्री यार बिल्कुल सेम। अगर पार्टली पेड शेयर है तो पहले फुल्ली पेड करो, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल, फिर ड्यू करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर उसके बाद पैसा इकट्ठा करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अगर कैरिंग अमाउंट और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है वो पीएल में जाएगा। नया शेयर इश्यू कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इकट्ठा हो गया, अब पेमेंट करो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्यू करो, इकट्ठा करो, पेमेंट करो, एकदम सेम, सिर्फ प्रेफरेंस की जगह वर्ड आ गया इक्विटी। जैसे ये काम हो जाए उसके बाद आप प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, फ्री रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। इसके बाद आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, फ्री रिजर्व डेबिट टू सीआरआर। यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर के केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना अलाउड नहीं था, यूज करना अलाउड नहीं था। तो दो डिफरेंस है, यहां इक्विटी का बाईबैक करने के लिए प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हो, बट इक्विटी इश्यू इज नॉट अलाउड। वहां पे तुम चाहे इक्विटी शेयर इश्यू करो, चाहे प्रेफरेंस शेयर इश्यू करो, सब चलेगा। यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं सीआरआर में, वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकते। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करते समय जितने प्रेफरेंस शेयर आपके मैच्योर हो गए, सारे का आपको रिडेम्पशन करना पड़ेगा एक साथ। बट इक्विटी शेयर के बाईबैक के लिए सेक्शन 68 बोलता है आप सारे का सारा इक्विटी शेयर एक बार में बाईबैक नहीं कर सकते। एक कंपनी जब बाईबैक करेगी वो मैक्सिमम कितने शेयर्स बाईबैक कर सकती है, उसके लिए 3 लिमिट दी गई है। कंपनी को तीनों लिमिट चेक करके इन 3 लिमिट में जो विचएवर इज लोअर होगा, जो सबसे कम होगा, उतना ही बाईबैक का आप एक बार में कर सकते हैं। मतलब आपको तीनों लिमिट्स को फॉलो करना है। मान लो पहला लिमिट बोला 1000 शेयर, दूसरा लिमिट बोला 800 शेयर, तीसरा लिमिट बोला 500 शेयर, तीनों में विचएवर इज लोअर 500 शेयर, आप मैक्सिमम 500 शेयर बाईबैक कर सकते हो। पहला बोला 1000, दूसरा बोला 1200, तीसरा बोला 600, तीनों में विच एवर इज लोअर 600, आप 600 ही बाईबैक कर सकते हो। तीनों लिमिट में जो सबसे लोवेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स आएगा उतना ही शेयर बाईबैक कर सकते हो, बिकॉज यू विल हैव टू फॉलो ऑल द 3 लिमिट्स। सबसे पहला लिमिट दिया गया रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट मतलब जब आप बाईबैक करोगे तो एक बार में आप शेयर होल्डर को कितने रुपए बांट सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी पेड टू शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ बाईबैक। मैक्सिमम अमाउंट के लिए बोला गया आप पे कर सकते हो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम इक्विटी भी बोल सकते हैं। तो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो अमाउंट आएगा इससे ज्यादा आप एक बार में बाईबैक के लिए पैसा नहीं दे सकते। अगर आपने ये अमाउंट कैलकुलेट कर लिया तो इसके बेसिस पे कितने शेयर आप बाईबैक कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो बाईबैक कर सकते हो वो हो गया ये टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस पर शेयर। मान लो 25% ऑफ शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम करके 1000 करोड़ रुपया आया, ये 1000 करोड़ रुपया आप बांट सकते हो। मान लो एक एक शेयर आप बाईबैक करोगे 40 रुपए करके, तो 1000 करोड़ रुपया बांट सकता हूं डिवाइडेड बाई 40, 2.5 करोड़ शेयर, सॉरी 25 करोड़ शेयर्स में बाईबैक कर सकता हूं। तो जो टोटल अमाउंट मेरा निकला डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस कीजिए, कितने शेयर्स आप बाईबैक कर सकते हैं वो निकल जाएगा। सेकंड केस है, सेकंड लिमिट है शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। एक बार में जब आप इक्विटी शेयर्स का बाईबैक करोगे तो आप मैक्सिमम 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स एक बार में बाईबैक कर सकते हो। मान लो कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर 100 करोड़ है, अब 100 करोड़ इक्विटी शेयर है, एक बार में मैक्सिमम 25% बाईबैक हो सकता है। 100 करोड़ का 25%, 25 करोड़ शेयर्स आप बाईबैक कर सकते हो एक बार में, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। पहला वाला है कितना रुपया यूज कर सकते हैं, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएगा। फिर दूसरा बोला शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, कितना नंबर ऑफ शेयर्स एक बार में बाईबैक कर सकते हैं, 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, जितने इक्विटी शेयर्स है उसका मैक्सिमम 25% एक बार में बाईबैक कर सकते हो। तीसरा
डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग सॉल्वेंसी टेस्ट भी बोलते हैं। बोला बाईबैक करने के बाद जो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो होगा, डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी बाईबैक के बाद जो कंपनी का डेट है डिवाइडेड बाय कंपनी का इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 का मतलब जो मेरा बाईबैक के बाद डेट है, डेट वो इक्विटी का डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेट बाय इक्विटी इक्वल टू 2, तो डेट कैनॉट एक्सीड 2 टाइम्स ऑफ द इक्विटी, या फिर माय इक्विटी कैनॉट बी लेस देन हाफ ऑफ द डेट। अगर मैं लिख रहा हूं डेट बाय इक्विटी इज इक्वल टू 2, तो अगर मेरे को निकालना है मेरा डेट कितना होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा ट्वाइस ऑफ इक्विटी मैक्सिमम। अगर मेरा इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी कितना होना चाहिए, डेट बाय 2 यानी हाफ ऑफ डेट। मेरा जो इक्विटी है वो जितना मेरा डेट है उसके हाफ से नीचे नहीं जाना चाहिए। जब आप बाईबैक करोगे तो आपका इक्विटी डाइल्यूट होगा, आपका पेड अप शेयर कैपिटल कम होगा, आपका फ्री रिजर्व्स कम होगा, आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम कम होगा। जो पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम कम होगा वो गिरते मिनिमम हाफ ऑफ योर डेट रहना चाहिए। जितना आपका डेट है उसका आधा कम से कम आपका इक्विटी होना चाहिए बाईबैक के बाद। चेक करेंगे बाईबैक से पहले, बट जो फिगर्स लेंगे वो कौन सा लेंगे, बाईबैक होने के बाद मेरा इक्विटी का फिगर क्या है, डेट का फिगर क्या है। तो ये करने के लिए हम लोग एक छोटा सा टेबल बनाते थे, याद करना, छोटा सा टेबल बनाते थे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते थे हमारा प्रेजेंट डेट क्या है। डेट में जनरली हम लोग बोरोइंग्स लेते हैं जिसके लिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी आपकी बोरोइंग्स है सारी की सारी बोरोइंग्स आप इंक्लूड करोगे। कभी कभी कुछ कंजर्वेटिव लोग ये भी बोलते हैं कि सिर्फ डेट मत दीजिए, जितना भी आपका आउटसाइड लायबिलिटी है सारा आउटसाइड लायबिलिटी को डेट मानिए, कि जितना पैसा आप आउटसाइडर को ओ करते हो वो पूरे के पूरे डेट में आना चाहिए। यानी यहाँ पे डिवेंचर्स भी आएंगे, ओवरड्राफ्ट्स भी आएंगे, क्रेडिटर्स भी आएंगे, बिल्स पेबल भी आएंगे। कंजर्वेटिव अप्रोच है कि सबको डेट में लो ताकि कम से कम एक बार में बाईबैक हो। नॉर्मल अप्रोच क्या है कि डेट में हम लोग किसको लेते हैं, बोरोइंग्स को लेते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म, चाहे लॉन्ग टर्म, चाहे सिक्योर्ड, चाहे अनसिक्योर्ड। अगर हमने बोरोइंग ले रखा है जिस पर हम टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करते हैं, जिसका पैसा मेरे को एक टाइम के बाद देना पड़ेगा, तो वो बोरोइंग मेरे डेट में आएगी। आज के दिन मेरा डेट कितना है पहले वो चेक करो। नंबर 2, आज के दिन मेरा प्रेजेंट इक्विटी कितना है। प्रेजेंट इक्विटी का फॉर्मूला होता है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरा प्रेजेंट इक्विटी कितना है चेक करो। अब बाईबैक के बाद मेरा इक्विटी कितना रहना चाहिए, हाफ ऑफ डेट। तो मेरा पोस्ट बाईबैक इक्विटी मिनिमम कितना होना चाहिए, जो मेरा डेट का फिगर था उसका हाफ। मान लो मेरा प्रेजेंट इक्विटी 5000, मेरा प्रेजेंट डेट 6000। अब प्रेजेंट डेट 6000 है तो 6000 का हाफ यानी 3000 मेरा कम से कम पोस्ट बाईबैक इक्विटी होना चाहिए। आज के दिन इक्विटी है 5000, आफ्टर बाईबैक होना चाहिए 3000, यानी मैं बाईबैक करके 2000 की इक्विटी डाइल्यूट कर सकता हूं मैक्सिमम, क्योंकि 2000 से ज्यादा डाइल्यूट कर लिया तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो 2:1 को क्रॉस कर जाएगा। तो बाईबैक करने के बाद मेरा जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं देखूंगा मेरा प्रेजेंट डेट कितना, प्रेजेंट इक्विटी कितना। बाईबैक के बाद मेरा इक्विटी होना चाहिए कम से कम हाफ ऑफ डेट, जो डेट का फिगर था उसका हाफ। अब कितना डाइल्यूशन हो सकता है, प्रेजेंट इक्विटी माइनस पोस्ट बाईबैक इक्विटी मिनिमम, इतना मेरा डाइल्यूशन हो सकता है। अब एक एक शेयर जब आप बाईबैक करोगे आपका डाइल्यूशन कितना होगा। मान लो हम लोग एक 10 रुपए का शेयर बाईबैक कर रहे हैं एट ₹40, 10 रुपए का शेयर बाईबैक कर रहे हैं एट ₹40। जब आप ये शेयर बाईबैक करोगे तो सबसे पहले कैपिटल आपका कम होगा 10 रुपए से। बाईबैक करोगे तो कैपिटल कम होगा कितने रुपए से, 10 रुपए से। फिर नंबर 2, जो आपका प्रीमियम है, प्रीमियम आप 30 रुपीज का प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो, ये प्रीमियम आपको राइट ऑफ करना पड़ता है किससे राइट ऑफ करना पड़ता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, फ्री रिजर्व से। तो ये जो प्रीमियम का लॉस आप राइट ऑफ करोगे उसके कारण आपका फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम कब होगा, तो प्रीमियम ऑन बाईबैक के कारण 30 रुपए का फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरा कम होगा, विच इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। इसके साथ साथ आप बनाओगे सीआरआर बनाते हैं इक्वल टू फेस वैल्यू। सीआरआर आप बनाओगे सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व से, जिसके कारण आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व गिरेगा। एक एक शेयर अगर आप बाईबैक कर रहे हो तो आपका 50 रुपया इक्विटी का डाइल्यूट हो रहा है। 10 रुपए का कैपिटल, 30 रुपए का प्रीमियम ऑन बाईबैक, 10 रुपए का सीआरआर। एक एक शेयर पे 50 रुपए का इक्विटी खराब हो रहा है। तो अगर आपका 2000 करोड़ का इक्विटी है तो 2000 करोड़ डिवाइडेड बाई 50, आप 40 करोड़ शेयर्स बाईबैक कर सकते हो, 40 करोड़ शेयर्स बाईबैक कर सकते हो। हाँ, बाद बाकी 2 लिमिट में भी चेक करो मैक्सिमम कितना आ रहा है। इन तीनों में विच एवर इज लोअर जो होगा वो आप बाईबैक कर सकेंगे। बट ये लिमिट आपको क्या बोलता है, आप सबसे पहले देखो आज के दिन डेट कितना है।
आज के दिन इक्विटी कितना है, बाईबैक के बाद इक्विटी कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ डेट, तो कितना इक्विटी डाइल्यूट हो सकता है, डिवाइडेड बाय डाइल्यूशन पर शेयर कर दो तो आपका निकल जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो आप बाईबैक कर सकते हो। डाइल्यूशन पर इक्विटी शेयर का फॉर्मूला हो गया बाईबैक प्राइस प्लस सीआरआर, बाईबैक प्राइस प्लस सीआरआर, 40 रुपए का बाईबैक प्राइस, 10 रुपए का सीआरआर, 50 रुपए से आपका इक्विटी खराब होगा तो आपको उसके हिसाब से शेयर्स बाईबैक करने पड़ेंगे। तो तीन चीज बोला, सबसे पहले बोला रिसोर्स टेस्ट, फिर बोला शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, फिर बोला डेट इक्विटी रेस। रिसोर्स टेस्ट में बोला मैक्सिमम पैसा कितना बांट सकते हैं, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट बोला कितना शेयर्स बाईबैक कर सकते हैं, 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट बोला मिनिमम पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो शैल नॉट एक्सीड 2, 2 से ज्यादा वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब पोस्ट बाईबैक मेरा इक्विटी जो होगा वो डेट का हाफ से नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर उससे नीचे चला गया तो फिर बाईबैक पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके कारण डेट इक्विटी रेशियो क्रॉस कर जाएगा। एग्जाम में ये वाला जो पॉइंट है ना, कितना शेयर से एक बार में बाईबैक किया जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा दो टाइप के हो सकते हैं, पहले बोलेगा लिमिट के हिसाब से शेयर्स निकालो, जर्नल एंट्री कर दो, दूसरा बोलेगा इतने शेयर्स बाईबैक करने हैं, सिर्फ जर्नल एंट्री कर दो। जर्नल एंट्री का सिर्फ क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क, लिमिट के साथ आएगा तो 8 मार्क्स। यहां मेरा बाईबैक का ज्ञान होता है कंप्लीट, दिस कंप्लीट्स माय रिवीजन फॉर बाईबैक। सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट्स फॉर बाईबैक और ये जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री एकदम सेम है प्रेफरेंस शेयर की तरह, ड्यू करो, इकट्ठा करो, पेमेंट करो, प्रीमियम राइट ऑफ करो बाईबैक का, और सीआरआर। सीआरआर यहां पे वही फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशूड। कैपिटल से कैपिटल को रिप्लेस करना है, जितना कैपिटल रिप्लेस कर दिया ठीक है, जो कैपिटल रिप्लेस नहीं कर पाए उसका सीआरआर बनाइए, नॉर्मल जैसा पहले सिखाया था, सब कुछ से। क्लियर है बात? यहां सीआरआर में सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर में यूज नहीं हो सकता। मैंने क्लास में आपको एक ऐसा चार्ट बनवाया था, तीनों चैप्टर का डिफरेंस। बोनस में फुल्ली पेड शेयर होना चाहिए, प्रेफरेंस में भी होना चाहिए, बाईबैक में भी होना चाहिए। सोर्सेस बोनस के लिए आप सीआरआर, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो। बोनस कॉल में सीआरआर प्रीमियम यूज करना अलाउड नहीं था। प्रेफरेंस शेयर में आप फ्री रिजर्व, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स और बोथ। तीसरा फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बोथ। तो यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम है बट प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं था, उसको सिर्फ पोरोप्स के लिए यूज कर सकते थे। राइटिंग ऑफ प्रीमियम बाईबैक में ऐसा कुछ नहीं है, पोरोप्स आप राइट ऑफ कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व, प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व। सीआरआर का क्रिएशन, बोनस में सीआरआर क्रिएट नहीं होता, यूज होता है। रिडेम्पशन और बाईबैक में सीआरआर क्रिएट होता है। सीआरआर क्रिएट कहां से होगा? प्रेफरेंस शेयर के केस में सीआरआर क्रिएट होगा फ्री रिजर्व से, बाईबैक के केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व दोनों से क्रिएट किया जा सकता है। जर्नल सेम है सब में, बोनस वाले में पहले रिजर्व सेट असाइड करो, फिर बोनस शेयर इश्यू करो, इधर ड्यू करो, इकट्ठा करो, पेमेंट करो, प्राइस लॉस राइट ऑफ करो, सीआरआर पर। ये हमने एक डिफरेंशियल चार्ट यूज किया था चीजों को एकदम याद रखने के लिए, सिंगल पेज में तीनों चैप्टर का लॉ का डिस्टिंक्शन। डन? एक बार आराम से चेक कर लो। अब हम लोग बाईबैक के सम्स बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले एमटीपी सेट 1 में, एमटीपी सेट 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 3। एज पर कंपनीज एक्ट 13, कंपनीज आर नॉट परमिटेड टू बाई बैक देयर ओन शेयर्स आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोल रहा है कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम से अपने शेयर्स बाईबैक नहीं कर सकती। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। कंपनीज कैन, सिक्योरिटीज प्रीमियम से बाईबैक किया जा सकता है। डन डन डन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और बाईबैक का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। हम लोग चलते हैं सेट 2 में। सेट 2 में पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। बोल रहा है पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया जा सकता है आफ्टर मेकिंग देम फुल्ली पेड। फुल्ली पेड बनाने के बाद, नहीं तो आप नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहां पे भी ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2A, सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 2A, सेट 2 क्वेश्चन 2A। Following is the extract of trial balance of Q Limited as on 31st March 22.
क्यू लिमिटेड का ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 22 का, शेयर कैपिटल 12 लाख यानी 1,20,000 शेयर्स, जनरल रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों फ्री, डिबेंचर क्रेडिटर, नॉन करेंट एसेट कैश बैंक अदर करेंट एसेट. Management of the company is contemplating a buyback plan. Recommend to the company maximum number of equity share which can be bought back by offering maximum price after complying with all necessary legal provision as per Companies Act. Provide needful justification and calculation in support of your answer. आपको बोल रहे हैं कितना शेयर्स बाईबैक हो सकता है और मैक्सिमम क्या प्राइस हम उनको दे सकते हैं अगर हम बाईबैक करना चाहे. आइए एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक एज पर शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट इक्वल टू 25% of outstanding equity shares. 25% of outstanding equity share. That is 25% of 1,20,000 share. That is equal to 30,000 shares. अगर आप एक बार बाईबैक करते हो तो मैक्सिमम आप 25% of outstanding shares बाईबैक कर सकते हो, which is 30,000 shares. Number 2, maximum amount that can be used for buyback. मैक्सिमम रुपया आप कितना यूज कर सकते हो सर? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल दिया हुआ है 12 लाख, फ्री रिजर्व 18 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 6 लाख. तो 36 लाख का 25% 9 लाख. अगर मैं बाईबैक करना चाहूं तो एक बार में 9 लाख रुपए यूज कर सकता हूं और एक कंडीशन में बोला आप 30,000 शेयर बाईबैक कर सकते हो. तो मैक्सिमम बाईबैक प्राइस, अगर ये दोनों कंडीशन को देखूं तो मैं मैक्सिमम बाईबैक प्राइस कितना दे सकता हूं? 9 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 30,000 शेयर्स, 30 रुपया. नॉर्मली क्या करता है, बाईबैक प्राइस पहले से दे देता है, फिर आप नंबर्स कैलकुलेट करते हो. इस बार ना आपको नंबर्स बताया ना बाईबैक प्राइस बताया, बोला जो आपका मैक्सिमम प्राइस हो सकता है उसके हिसाब से बाईबैक कर लो. तो पहले मैंने देखा कितना रुपया मैं बाईबैक में यूज कर सकता हूं, 9 लाख. फिर मैंने देखा कितना मैक्सिमम शेयर एक बार में बाईबैक हो सकता है, 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 30,000. तो मैं बोला 30 रुपए तक का प्राइस हम लोग दे सकते हैं, तब हम 30,000 शेयर 9 लाख रुपए में बाईबैक कर पाएंगे. अब नंबर 3, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट. सबसे पहले मैं निकालूंगा पर्टिकुलर्स अमाउंट. अगर मैं 30 रुपए में 30,000 शेयर बाईबैक करूं तो क्या वो बाईबैक पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, वो मैं चेक कर रहा हूं. सबसे पहले प्रेजेंट डेट, आज के दिन डेट कितना है. मैंने डेट के लिए आपको बोला डेट जनरली इंक्लूड्स बोरोइंग्स, बट अगर आप कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हो तो सारी लाइबिलिटीज को आप डेट में इंक्लूड कर सकते हो. यहां पे बोरोइंग एक ही है, 25 लाख रुपए का डिवेंचर, बट अगर आप कंजर्वेटिव हो तो डिवेंचर के साथ साथ क्रेडिटर भी ले सकते हो. जो भी लो उसका नोट दीजिएगा. इंस्टीट्यूट सीएमए इंस्टीट्यूट कंजर्वेटिव होकर सारा लाइबिलिटीज इंक्लूड करना प्रेफर करती है, तो मैंने डेट में सारी लाइबिलिटीज इंक्लूड कर दी. 25 लाख प्लस 11 लाख 36 लाख. प्रेजेंट इक्विटी, आज के दिन का इक्विटी में आता है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ये हो गया 36 लाख. 36 लाख दोनों सेम हो गया इस बार. पोस्ट बाईबैक इक्विटी, बाईबैक के बाद इक्विटी मेरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? हाफ ऑफ डेट, ताकि मेरा डेट इक्विटी रेशियो 2:1 रह सके. तो मैं कितना इक्विटी को डाइल्यूट कर सकता हूं? मैक्सिमम डाइल्यूशन इन इक्विटी आज है 36 लाख, पोस्ट बाईबैक मिनिमम इक्विटी मेरे को चाहिए 18 लाख, तो 36 माइनस 18 लाख का इक्विटी डाइल्यूट किया जा सकता है. 18 लाख का इक्विटी डाइल्यूट किया जा सकता है. डाइल्यूशन पर इक्विटी शेयर हमने सीखा बाईबैक प्राइस प्लस सीआरआर.
तो बाईबैक प्राइस है 30 रुपया, सीआरआर बनाना पड़ेगा फेस वैल्यू 10 रुपया। देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, कितने शेयर्स हम बाई बैक कर सकते हैं एज पर दिस कंडीशन, बॉट बैक इज इक्वल टू 18 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 40, विच इज इक्वल टू 18 लाख डिवाइडेड बाई 40, 45,000 शेयर्स, 45,000 शेयर्स। बट इनिशियली हमने देखा कंपनी 30,000 ही शेयर मैक्सिमम बाई बैक कर सकती है, एज इट एक्सीड्स the maximum shares that can be bought back, maximum shares that can be bought back, company can buy back 30,000 equity shares, 30,000 equity shares, company can buy back 30,000 equity share। मान लो सर ये करने के बाद यहां पे ना 25,000 शेयर आता, मैक्सिमम डेट इक्विटी रेशियो करने के बाद 25,000 शेयर आता, तो मैं बोलता फिर 30,000 पॉसिबल नहीं है, आप 25,000 ही कर सकते हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम आती जो आपने बाईबैक प्राइस लिया है वो तो 30 के हिसाब से लिया है। अगर मैं 25,000 बाईबैक कर सकता हूं तो मैं बाईबैक प्राइस ज्यादा दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 9 लाख रुपए है। तो इसीलिए आपका वो प्रॉब्लम नहीं आया, इसीलिए क्वेश्चन ने ऐसा बनाया। क्वेश्चन इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30,000 शेयर्स आप बाईबैक कर सकते हो। इसको एक ऑल्टरनेटिव तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या, मेरा पोस्ट बाईबैक इक्विटी 18 लाख होना चाहिए। अब 30,000 शेयर बाईबैक करने के बाद 30,000 शेयर बाईबैक करने के बाद मेरा इक्विटी कितना होगा, प्रेजेंट इक्विटी 36 लाख माइनस 30,000 शेयर बाईबैक करूंगा और हर शेयर पे 40 रुपए का डाइल्यूशन होगा, यानी 12 लाख का डाइल्यूशन होगा, तो 24 लाख का बैलेंस बचेगा। मेरा मिनिमम इक्विटी 18 लाख होना चाहिए, बट मेरा बैलेंस बचेगा 24 लाख, तो मैं 30,000 शेयर बाईबैक कर सकता हूं। या तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो और फिर देख लो 30,000 बाईबैक हो जाएगा, या फिर आप 30,000 अगर मैं बाईबैक कर रहा हूं तो 30,000 के हिसाब से डाइल्यूशन होने के बाद कितना इक्विटी बचेगा। अगर वो 18 लाख से ज्यादा है तो मैं 30,000 शेयर बाईबैक कर सकता हूं। मिनिमम इक्विटी होना चाहिए 18 लाख, मेरा बाईबैक करने के बाद इक्विटी बच रहा है 24 लाख, तो आई कैन बाईबैक 30,000 शेयर्स, जिसके बाद मेरा डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से नीचे ही रहेगा, वो 2:1 को एक्सीड नहीं करेगा। तो कंपनी कैन बाई बैक 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹30 पर शेयर, ₹30 पर शेयर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, बताइए कंपनी कितना शेयर बाईबैक कर सकती है। क्वेश्चन में ना नंबर्स बताया था ना अमाउंट बताया था, बाईबैक प्राइस बताया था। पहले मैंने निकाला कितना शेयर्स मैक्सिमम बाईबैक हो सकता है, 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। फिर मैंने निकाला कितना रुपया हम लोग पे कर सकते हैं, आंसर इज 25% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसके हिसाब से 30 रुपया पर शेयर मैक्सिमम दिया जा सकता है। उसके हिसाब से मैंने डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट किया और देखा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट भी पास हो गया, तो कंपनी 30,000 शेयर बाईबैक कर सकता है, उससे ज्यादा बाईबैक नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन नंबर 2A बाईबैक पर था। इसके बाद आपको ओल्ड सिलेबस की एमटीपी में लेट्स सी क्या दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स में कुछ दिख नहीं रहा है, ऑब्जेक्टिव्स में कुछ नहीं है। क्वेश्चन 2A दिया हुआ है बाईबैक से रिलेटेड। क्वेश्चन 2A, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। जर्नल एंट्रीज मांग रहा है, कंपनी का बैलेंस शीट आपको दे दिया है, ठीक है। नीचे थोड़ा कैपिटल रिजर्व सरप्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का बाइफरकेशन दे दिया। ऑन 1 अप्रैल 22 द कंपनी बॉट बैक इट्स इक्विटी शेयर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट परमिटेड बाय द कंपनीज एक्ट एट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 30 रुपया। बोल रहे हैं जो कंपनीज एक्ट द्वारा परमिट है हम उतना शेयर्स बाईबैक करना चाहते हैं। तो बोला आप जर्नल एंट्रीज पास कीजिए। तो पहले तो मेरे को कैलकुलेट करना होगा कितना शेयर हम बाईबैक कर सकते हैं, उसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री करनी कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग पहले नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते हैं। एमटीपी ओल्ड क्वेश्चन 2A, सबसे पहले वर्किंग नोट, मैक्सिमम शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, ये होता है लोअर ऑफ 3 लिमिट्स, लोअर ऑफ द 3 लिमिट्स। अब लोअर ऑफ द 3 लिमिट्स में सबसे पहला लिमिट 1, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। मैक्सिमम शेयर्स इज इक्वल टू 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। आज के दिन इक्विटी शेयर्स कितना है,
45,000, 4.5 लाख का कैपिटल है 10 रुपया वाला, तो 45,000 शेयर्स, 45,000 का 25%, 11,250 शेयर्स। लिमिट 2, रिसोर्स टेस्ट, maximum amount that can be paid equal to 25% of paid up share capital plus free reserves plus securities premium। अब 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख, 6 लाख। फ्री रिजर्व्स मेरे को दिया हुआ है, ये तीनों ही, जनरल रिजर्व भी फ्री है, पीएल भी फ्री है और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इसमें है, 5,25,000। तो इसका 25%, 11,25,000 का 25%, 281250। बाईबैक प्राइस ₹30। Therefore, maximum shares that can be bought back equal to 2,81,250 by ₹30. 281,250 by ₹30, 9,375 shares, 9,375 shares। पहला लिमिट बोला 11,200 बाईबैक कर लो, दूसरा लिमिट बोला नहीं 9,375 शेयर्स बाईबैक कर सकते हो। लिमिट 3, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। प्रेजेंट डेट, आज के दिन डेट कितना है? प्रेजेंट डेट, ये बैंक लोन और ये तो आ जाएगा 13,25,000 और कोई लाइबिलिटी दी नहीं है, 13,25,000 की लाइबिलिटी है। प्रेजेंट इक्विटी अभी आपने निकाला 6 लाख और 5,25, 11,25,000। मिनिमम पोस्ट बाईबैक इक्विटी, पोस्ट बाईबैक के बाद मिनिमम इक्विटी हाफ ऑफ डेट, 13,25,000 का आधा, 6,62,500। तो डाइल्यूशन इन इक्विटी में डाइल्यूशन कितना हो सकता है? आज का इक्विटी 11,25, बाद में इक्विटी होना चाहिए कम से कम 662,500, तो डाइल्यूशन पॉसिबल है 462,500। डाइल्यूशन पर इक्विटी शेयर, हर एक इक्विटी शेयर के लिए डाइल्यूशन कितना होगा? 30 रुपीज बाईबैक प्राइस प्लस 10 रुपया CRR, 40। Therefore, maximum number of equity shares that can be bought back, कितने शेयर्स हम बाईबैक कर सकते हैं? 462,500 डिवाइडेड बाई 40, 11,562.5 शेयर, दैट इज 11,562 शेयर्स। लोअर राउंडिंग ऑफ, ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि वो मैक्सिमम है, नीचे आ सकते हैं। देयरफॉर मैक्सिमम शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, तीनों में मैक्सिमम शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, लोअर ऑफ द 3 इक्वल टू 9,375 शेयर्स एज पर कंडीशन 2, 9,375, उससे ज्यादा हम बाईबैक नहीं कर सकते। तो 11,25,000 का 25%, 281,250 डिवाइडेड बाई 30 रुपीज बाईबैक प्राइस, 9,375 शेयर्स। ये मैक्सिमम शेयर्स है जो एक बार में बाईबैक किए जा सकते हैं। अब इतने शेयर के हिसाब से हमको जर्नल करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,375 into 10, 93,750। प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट 9,375 into 20, 20 रुपया, 187,500। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, सबसे पहले ड्यू कर लिया, ड्यू करने के बाद इकट्ठा करने के लिए कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला है, तो सीधा पेमेंट करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्वेश्चन में बोला नहीं है टू सेल इन्वेस्टमेंट्स, टू इश्यू शेयर्स, ऐसा कुछ बोला नहीं है। फिर इसके बाद प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना है हमारे पास? 125। फिर आप जनरल रिजर्व या पीएल में कोई भी यूज कर सकते हो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 187,500 माइनस 125,
62,500 है ना इतना? हाँ है। 2 प्रीमियम ऑन बाईबैक 187,500। लास्ट में सीआरआर बनाना पड़ता है। सीआरआर बनाना पड़ता है इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना बचा? जनरल रिजर्व 2.5 लाख का है, बहुत है हमारे पास। 2 सीआरआर 93,750। ये सीआरआर हमको बनाना पड़ता है जितना फेस वैल्यू ऑफ शेयर हमने बाईबैक किया है, ड्यू किया। इकट्ठा करने का कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, सीधा पेमेंट कर दिया, प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया, सीआरआर बनाया। ये 4 चीज किया हमने। चेक कर लो, नरेशन एकदम शॉर्ट में। बीइंग इक्विटी शेयर्स बॉट बैक, बीइंग पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, बीइंग प्रीमियम ऑन बाईबैक रिटर्न ऑफ, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। बस एकदम शॉर्ट में नरेशन, ज्यादा ज्ञान नहीं, एकदम शॉर्ट। चेक करो। डन। तो 3 लिमिट्स है। मैक्सिमम बाईबैक कर सकते हो 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। पैसा मैक्सिमम बांट सकते हो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। और पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी पोस्ट बाईबैक इक्विटी शुड नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ योर डेट। जो आपका डेट है उसके आधे से नीचे आपका इक्विटी नहीं जाना चाहिए। डेट में सीएमए इंस्टीट्यूट कंजर्वेटिव होकर सारी लाइबिलिटीज को इंक्लूड करता है, वेदर करंट और नॉन करंट, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, वेदर लोन और नॉट। आपने क्वेश्चन देखा, इंस्टीट्यूट का जब आप सोल्यूशन देखोगे सी कि उन्होंने सारी लाइबिलिटीज को डेट में इंक्लूड किया है। यहां पे तो हमारा बोरोइंग्स ही था, यहां पे तो वो था ही नहीं करंट लाइबिलिटीज वगैरह, तो वो टेंशन खत्म हो गई। और ड्यू किया, इकट्ठा किया, पेमेंट किया, प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ किया और सीआरआर बनाया। ये स्टेप्स हैं हम लोग जब बाईबैक की एंट्रीज करेंगे। बाईबैक की जर्नल एंट्री बिल्कुल प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन की जर्नल एंट्री जैसी है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। बस ध्यान रखना, वहां पे प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां पे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो सकता है। वहां सीआरआर सिर्फ फ्री रिजर्व से बन सकता है, बट यहां पे फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों से बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। वहां नया शेयर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों में कोई भी इशू कर सकते हैं, यहां सिर्फ इक्विटी शेयर के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किया जा सकता है। बाईबैक में इक्विटी शेयर इशू करके इक्विटी शेयर का बाईबैक करना अलाउड नहीं है। This completes my revision and questions on bonus, preference shares and buyback. Done? मेरे को लगता है 10 मार्क्स तक, 8 to 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपको इन 3 चैप्टर से मिला के दिख सकते हैं। तीनों चैप्टर कंपनीज एक्ट के ऊपर बेस्ड है, तीनों का प्रॉपरली रिवीजन किया सो दैट आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस कर सको। क्वेश्चन फ्रॉम दीज चैप्टर्स विल ऑलवेज बी इजी, दे विल नेवर बी टफ, तो हमेशा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। डन? थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।